वालेकुम। सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपके दिन को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी है कि अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दिए जाए। तो बढ़ते अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पर आज हमने बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि मुल्की हालातों वाक़यात के इनफरादी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। अगर मुल्की हालातों वाक़यात की बात की जाए तो उसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इसका एक इनफरादी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है, कौन से असरात मुरतब हो सकते हैं, और अगर नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं तो कैसे इनफरादी ज़िंदगी में उनका हल निकाला जा सकता है, उनका सामना किया जा सकता है। उन असरात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया जा सकता है, बेहतर उसके लिए कारनामे सर अंजाम दिए जा सकते हैं, ताकि मुल्की हालात तो वाक़यात जैसे भी हों, हमारे अंदर इतनी पावर, इतनी सलाहियत, इतनी हिम्मत हो कि हम उनको फॉलो कर सकें, उनका सामना कर सकें, उनको टैकल करने की, उनको हैंडल करने की हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए। तो इनफरादी ज़िंदगी पे क्या असरात हैं, कैसे उनका सामना करें, कैसे उनका हल निकालें, इस पे आज बात करेंगे। और आज हमारा दूसरा जो मौजू है, रिश्तों को अहमियत देने से ज़हनी सुकून हासिल होता है। रिश्तों की बात करें तो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो औलाद का हो, दोस्तों का हो, कोलीग्स का हो, कोई भी रिश्ता ले लें, लेकिन हर रिश्ते के अंदर उसको इज़्ज़त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अक्सर चाहते हैं कि सामने वाला जो है, कोई भी इंसान हो, वो हमें रिस्पेक्ट दे, लेकिन जहाँ हम ये उम्मीद लगा रहे होते हैं वहाँ दूसरे की भी ये ख्वाहिश होती है, दूसरा भी यही उम्मीद रखता होगा कि अगला बंदा भी मुझे इज़्ज़त से देखे, इज़्ज़त से पुकारे और इज़्ज़त से मेरा नाम ले। तो इसीलिए रिश्ता कोई भी हो, हमें रिश्तों को मैनेज करना आना चाहिए, उन्हें संभालना आना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो। हर रिश्ते की अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी कदर है, अपनी अहमियत है, तो उसको समझना कितना ज़रूरी है। अपनी आजकल की जो नौजवान नस्ल है, उसको बताना कितना ज़रूरी है कि रिश्ता कोई भी हो, हमें उसको इज़्ज़त देनी है, प्यार मोहब्बत से लेके चलना है, बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसको चलाना है। तो उस पर भी आज बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ जल्दी से करवाते हैं। जी, इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनर हमारे साथ हैं हनान तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सच में खुशामदीद। थैंक यू सो खैरियत मच से? फॉर इनवाइटिंग मी। जी, अगली हमारी मेहमान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर वजिया ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। सच में खुशामदीद। खैरियत से? जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं आप माहिर तालीम है सनाउल्लाह अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सच में खुशामदीद। वेलकम। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आपको भी बताती चलूँ, अगर इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं कि मुल्की हालातों वाक़यात से हमारी इनफरादी ज़िंदगी कैसे मुतासिर हो सकती है या कौन से असरात इस पर मुरतब हो रहे हैं, तो आप भी हमें लाइव कॉल के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें तो लाइव कॉल के ज़रिए आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मौजू का आगाज़ करने से पहले बताते चलूँ कि 14 जनवरी हफीज़ जलंधरी, जिनको पाकिस्तान का कौमी शायर होने का एजाज़ हासिल है, आज उनका यौम पैदाइश है। तो एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद अपने मौजू का आगाज़ करेंगे। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। वो आया, उसने महसूस किया और दिलों को फतह किया। अबुल असर हफीज़ जालंधरी पाकिस्तानी उर्दू ज़बान के शायर और कौमी तराने के खालिक हैं। चौदह जनवरी 1900 में जालंधर इंडिया में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम इंडिया ही में हासिल की और तकसीम हिंद के बाद आपका ख़ानदान इंडिया से हिजरत करके लाहौर आ बसा। आप तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन भी रहे। अपनी तहरीरों के ज़रिए हुसूल पाकिस्तान के मकसद को उजागर करने के लिए लोगों को तरगीब दिलाई। कश्मीर की आज़ादी के लिए पाक फ़ौज में शामिल भी हुए
और आर्म्ड फोर्सेस में बतौर डायरेक्टर जनरल मोराल खिदमत अंजाम दी। हफीज जालंधरी के शाहनामा इस्लाम ने उन्हें नाकाबिल यकीन शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आपकी तख्लीकी अदबी सलाहियतों के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको हिलाल इम्तियाज़ और हुस्न कारकर्दगी के सदारती अवार्ड से भी नवाजा। 23 फरवरी 1949 को हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान का कौमी तराना तैयार करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी। कौमी तराना लिखने के लिए 723 अफराद ने हिस्सा लिया, जिसमें से हफीज जालंधरी के लिखे हुए तराने को पाकिस्तान का कौमी तराना मुंतखब किया गया। आपको पाकिस्तान का कौमी शायर होने का एजाज़ हासिल है। 2001 में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने उनके एजाज़ में एक यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। 21 दिसंबर 1982 को 82 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ और मॉडल टाउन लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपकी बाकियात को बाद में मीनार पाकिस्तान के करीब तामीर करदा मकबरे में मुंतकिल कर दिया गया और ये करारदाद पाकिस्तान की जगह है। जी वेलकम बैक। तो अभी आपने मौजू का आगाज़ करते हैं, अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जो इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप भी हमें मुल्की हालात व वाक़यात के टॉपिक के ऊपर हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर कोई सवाल करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हनान साहब, आपसे अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। मुल्की हालात व वाक़यात की बात की जा रही है, तो इनफरादी ज़िंदगी के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो मौजू है इसको बज़ाहिर तो ये बड़ा एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, और अगर आप किसी से पूछेंगे भी तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर आएगा कि काफ़ी असरात होते हैं। जी जी। मैं थोड़ी सी डिफरेंट डायमेंशन में इसको अप्रोच करना चाहूँगा। एक चीज़ होती है जिसका असर होता है और एक चीज़ होती है जिसका असर लिया जाता है। मुल्की हालात की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसी तरह हमारे जो अवाम है उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पे हालात आपकी इकनॉमिकल हालात भी हो सकते हैं, आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, आपकी पॉलिटिकल चीज़ें हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, रिलीजियस वायलेंस है, पॉलिटिकल वायलेंस है। हर किस्म के हालात का इम्पैक्ट एक हर किस्म की कैटेगरी जो आवाम की उसके ऊपर आता है। जी जी। और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि ये हालात की जो इन्फॉर्मेशन है, ये मीडियम है, ये आप तक पहुँच कैसे रहा है और पहुँचाया कैसे जा रहा है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि न्यूज़ इतनी बड़ी होती नहीं, लेकिन इसको इतना बना के पेश किया जाता है कि उसको एक आम आदमी सुन के भी एकदम परेशान हो जाता है कि ये क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए, अगर मैं पाकिस्तान की बात ही करूँ तो पाकिस्तान में लिटरेसी रेट इतना को हाई नहीं है। हम हमारे दरमियान में ऐसे लोग हैं जो जैसे ही कोई खबर मिलती है उसको ऐसे बिलीव कर लेते हैं और उसको अपने ऊपर इम्पैक्ट उस खबर की इंक्वायरी नहीं करते कि ये आया सही उसको है इंक्वायर नहीं करते। अब उसमें एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी आता है, जो लोग ये खबर पहुंचा रहे हैं, जिस मीडियम से पहुंचाई जा रही है या जिस अंदाज से पहुंचाई जा रही है। अंदाज बड़ा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, उसका इम्पैक्ट अकॉर्डिंगली आएगा। अगर आप एक चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक आम आदमी उसको मे बी परसीव जिस तरह से करे, वो डिपेंड करता है कि उसको कैसे वो खबर पहुंचाई गई है। बिल्कुल। और फिर कैटेगरी जो आवाम की है, जिस तरह इनफरादी हम बात करें, अब उसमें भी डिफरेंट लोग हैं। जी जी। जो जिस तरह अगर हम कहते हैं कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ लोअर क्लास हैं, कुछ अपर क्लास हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम या जो भी उनके मुआशी हालात हैं। जी। हालात की नोयत उसके मुताबिक उनको इम्पेक्ट करेगी। आपकी इकॉनमी अगर हल्की से हिलती है, उसमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट हाई होता है, तो मे बी एक ख़ास तबका जिसको वो हिट करेगा, लेकिन दूसरा तबका उसको ज़्यादा बहुत वो चीज़ नहीं करेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तमाम ग्लोबली इम्पैक्ट करती हैं या नेशनली इम्पैक्ट करती हैं। जिस तरह ये कोविड-19 एक मेजर लेटेस्ट एग्जांपल है। आपने देखा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आउट ऑफ कंट्रोल थी, बिल्कुल, और इसका इम्पैक्ट सबके ऊपर है। सबके ऊपर है। आप उसमें अब आप देखें कि एक कैटेगरी वो है जो जॉब वाली है, प्रोफेशनल लोग हैं जिनकी जॉब कंटिन्यू हुई है, उनको शायद दूसरे इतना इम्पैक्ट नहीं किया, वो तो सिर्फ घर से रिमोटली काम कर रहे हैं। लेकिन एक वो लोग हैं जो डेली वेजेस पे थे, उसको उसने इम्पैक्ट किया। तो ये कैटेगराइज आप जब करते हैं कि एक तो ये कि किन हालात को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, और फिर वो टारगेटेड ऑडियंस या टारगेटेड लोग वो कौन से हैं जिसके मुताबिक वो चीज़ चलती है। ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ जो मीडियम जिसकी मैंने शुरू में बात की थी वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने की मुख्तलिफ आजकल आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
टेलीविज़न है, सोशल मीडिया है, ये एक बड़ा पावरफुल स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, जो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देता है आपकी ऑडियंस के ऊपर। अगर आप ग्लोबली बात करें तो मगर इंटरनेट की फॉर एग्जांपल देता हूँ, तो एज़ पर द लेटेस्ट फिगर्स जो मैंने देखे हैं, तकरीबन 4.6 बिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं, और उसमें से 4.4 बिलियन वो हैं जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। यानी अगर आप एक न्यूज़ ब्रेक करते हैं वाया सोशल मीडिया, तो वो इतने लोगों को डायरेक्ट पहुंचती है। बिल्कुल, वो न्यूज़ बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन उसको परखना कि ये सही है या परखना गलत है, और उसके सही। बाद उसके असरात अपने ऊपर लेने चाहिए। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहती हैं कि ये जो मुल्की हालात व वाक़यात है, इसका एक इनफरादी ज़िंदगी के ऊपर कौन से असरात मुरतब हो सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, ये जो अस्सलाम। असरात हैं ये दोनों लिहाज से बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि वो पहले कैटेगरी भी देखी जाती है कि किस कैटेगरी में हर फर्द हर चीज़ को नहीं ले सकता, उसकी अपनी वीक पॉइंट्स होते हैं, उसकी अपनी पर्सनालिटी की कुछ चीज़ें होती हैं, वो उन्हीं को पिक करेगा। आप नोट करेंगे कुछ लोग पॉलिटिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो फाइनेंशियली देख रहे होंगे, वो टारगेट कर रहे होंगे चीज़ों को अपनी वीक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग या जिन चीज़ इश्यूज़ को वो फेस कर रहे हैं। जी। इसी वजह से नज़रियात भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसको जनरली नहीं देखा जा रहा होता, उसको इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जा रहा होता है। इसलिए दो लोग इकट्ठे बैठ के पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं कर पाते। अगर ऑपोजिट व्यूज़ हैं तो उनका झगड़ा हो जाता है ऐसे ही। वो इसलिए कि डिफेंस मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इंडिविजुअल बेसिस पे फाइट करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो न्यूज़ देख रहे हैं, या जो असर अपने ऊपर ले रहे हैं, पहले हम अपनी पर्सनालिटी को देखें। जो इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं काफ़ी हद तक उनकी अपनी पर्सनालिटी जो है काफ़ी डिस्टर्ब होती है, वो प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं बेसिकली, और वो उन चीज़ों को अपनी ज़ात के ऊपर ले रहे होते हैं। यही वजह होता है कि पेशेंस लेवल बहुत कम होता है, और अक्सर एक छोटी सी बात एक पर्सन की पूरी पर्सनालिटी को डिस्टर्ब कर देती है, और वो नेगेटिव बात कर रहा होता है। बैठे हैं तो सुबह कोई न्यूज़ देख ली तो पूरा दिन लोगों से वही चीज़ कम्युनिकेट, वही फील कर रहा होगा। एग्जैक्टली। एक तो होता है कि आप इंटरनली क्या फील कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप दूसरों पे वो कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि देखा सुबह न्यूज़, मुझे पता था ये होगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो बड़े प्रेडिक्ट करने के ऊपर होते हैं, वो बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम अपना मुहासबा करें, देन उस चीज़ का इन्फ्लुएंस लेना शुरू करें। एग्जैक्टली, पहले खुद को जाने, खुद का भी ज़रा अपने आप को भी समझने की बड़ी ज़रूरत होती है। सनाउल्लाह साहब, आप क्या रोशनी डालते हैं हमारे मौजू पे कि मुल्की हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए इनफरादी ज़िंदगी कैसे मुतासिर हो सकती है, कौन से असरात उस पर मुरतब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मौजू है आज का, और मेरे दोनों साथी मेहमानों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और बात मैं भी वही रिपीट करूँगा कि अब हालात ये कि बहुत ब्रॉडर एक टॉपिक है कि हम किन हालात की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें सियासी हालात भी हैं, इसमें मजहबी हालात भी हैं, इसमें माशी हालात भी हैं, जो कि अगर बज़ाहिर देखा जाए तो आजकल सबसे स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिक कंडीशन जिसे हम कह सकते हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक तालीम के शोबे से है, तो मैं तालीमी हालात के ऊपर अगर बात करूँ तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, ताकि मेरे बाकी साथी बाकी चीज़ों के ऊपर अगर बात कर सकें। अच्छा, अब उसमें तालीमी हालात के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता पूरे एक साल से तकरीबन, यानी मार्च 2020 में ये प्रॉब्लम जो कोरोना वाला था ये शुरू हुआ था, और मार्च में हम आखिरी दफ़ा अपने तालीमी इदारों में गए थे, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। बिल्कुल। उसके बाद पहले स्टेप वाइज ग्रेजुअली फिर एकदम सारा कुछ जो है ना सेटअप बंद हो गया। अच्छा, हम सब के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, ये पूरी कौम के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे हालात आ जाएंगे। ना हम लोग इसके लिए ट्रेंड थे, ना हम एज टीचर इसके लिए ट्रेंड थे, ना हमारे स्टूडेंट्स इसके लिए ट्रेंड थे, ना वालिदैन इसके लिए ट्रेंड थे। बिल्कुल ऐसे किसी की ट्रेनिंग नहीं थी, क्योंकि कभी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसे हालात आए ही नहीं थे। तो ये पहला ही मौका था। बिल्कुल ठीक है, दुनिया में ऑनलाइन एजुकेशन एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल मौजूद है। पाकिस्तान में भी 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड हैं। उनके लोगों को भी, उनके स्टूडेंट्स को भी इस सिस्टम का पता है, वो फेमिलियर थे इस चीज़ से। ठीक हो गया, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे कि तालीमी लिहाज से और कौन से ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे हालात, ऐसी मुश्किलात हैं जिनका हमें सामना करना पड़ा। एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है हमारे साथ।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। आप तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे और मुल्की हालात व वाक़यात के हवाले से अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मुल्की हालात व वाक़यात इनफरादी ज़िंदगी के ऊपर कौन से असरात मुरतब कर सकता है और कैसे हमें इसका सामना करने की ज़रूरत है, इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आप भी हमें इस टॉपिक पे ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर कोई सवाल करना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी सनाउल्लाह साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तालीम के हवाले से बात जारी थी। जी बिल्कुल, ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि ये जो एकदम हम ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर आए तो हम सब लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। जी जी और तालीम जो होती है, याद रखिए, तालीम किसी भी कौम की तरक्की के अंदर जो ना रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बिल्कुल, तालीमी निज़ाम जितना आपका मजबूत होगा, आपकी कौम उतना ही ज़्यादा डेवलप करेगी। कोई शक नहीं, ऐसे ही। और बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है, तालीमी निज़ाम में मैं तो एक्सपेरिमेंट्स ही देखे जा रहा हूँ। कभी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो नया एक्सपेरिमेंट करती है, दूसरी आती है तो पिछली पॉलिसी को कैंसिल करके नहीं बनाती है। आए दिन नई नई पॉलिसीज़ बन रही होती है। यानी अभी तक हम जो मैं किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सके, किसी कंक्लूजन पे नहीं अभी तक पहुंचे हम। अभी तक हमारी कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं है। कभी हमारे जो ना 9th 10th के एग्जाम अलग हो जाते हैं, कभी कंबाइंड हो जाते हैं। अभी तक हमें पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। तो एक तो पहले ही डायलेमा था हमारे अंदर, सोसाइटी के अंदर, एक कि ये एक प्रॉब्लम चल रहा था। फिर ये जो कोविड की वजह से जो एक ट्रेजेडी हुई है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इसने हमारे तालीमी निज़ाम को बाकायदा, मैं तो कहूँ, कोलैप्स कर दिया, बिल्कुल ऐसे तबाह करके रख दिया है। उसकी वजह यह है कि हम लोग जिस तरह पहले बात हुई कि हम इसके तैयार नहीं थे, कोई हमारी प्रैक्टिस को ट्रेनिंग नहीं थी। बिल्कुल। तो पहले तो सीखने में इसको टाइम लगा। कुछ यूनिवर्सिटियों ने बाकायदा 2-2 महीने ब्रेक दी और उस 2 महीने में अपनी फैकल्टी को, अपने स्टाफ को ट्रेंड किया सही। और ट्रेंड करने के बाद फिर जाए क्लासेस शुरू की। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ थी जिनके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, कुछ बेसिक सी ट्रेनिंग मौजूद थी, तो उन्होंने कंटिन्यू रखा इसको। तो इसके बावजूद इसके ट्रेनिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो फेस टू फेस टीचिंग और फेस टू फेस लर्निंग का जो बेनिफिट है वो किसी भी लिहाज से ऑनलाइन के ऊपर नहीं हो सकता। इसीलिए अगर ऑनलाइन की जो जरिया तालीम जो है, अगर इतना इफेक्टिव होता तो आज दुनिया में ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ज़्यादा होती और फेस टू फेस वाली कम होती। लेकिन आप प्रपोर्शन देख लीजिए, बहुत ही कम, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं बाकायदा कि इतनी है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के अंदर। और उसके अगेंस्ट जो लाखों यूनिवर्सिटी जो कि फेस टू फेस टीचिंग वाली है। बिल्कुल। तो चूंकि ये जरिया तालीम सबसे इफेक्टिव है। अच्छा, अब इसका मवाजना फिर हम करते हैं जी दुनिया के बाकी मुल्कों से। जब हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, तो पूरी दुनिया में अगर ऐसा हुआ है तो पूरी दुनिया में वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ की जो मिनिस्ट्रीज हैं, या वहाँ के जो एजुकेशन से रेलिवेंट लोग हैं, उन्होंने फैसिलिटेट किया, बिल्कुल, स्टूडेंट्स को किया, टीचर्स को किया, फैकल्टीज को किया, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को किया, और उन्होंने अपने जरिए तालीम को इतना इफेक्टिव बनाया कि असर तो जरूर पड़ा, लेकिन इतना नहीं पड़ा जितना हमारे यहाँ, जितना हमारे ऊपर पड़ा। हमारे यहाँ किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई। अब आप मुझे बताइए कि पूरे पाकिस्तान में लाखों स्टूडेंट्स हैं जो कि आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। क्या हर एक के पास मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप मौजूद है? क्या हर एक के पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है? हमारी गवर्नमेंट ने माजरत के साथ कि किसी को किसी किस्म की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, सबको अपने हाल पे छोड़ दिया कि आप खुद से अपने इक्विपमेंट अरेंज कीजिए, खुद से अपना इंटरनेट अरेंज कीजिए। अपनी यहाँ तो बिजली का बड़ा प्रॉब्लम है कि बिजली, हम क्लास पढ़ा रहे होते हैं तो आधी क्लास वाले बैठे होते हैं, हमारे यहाँ बिजली नहीं है जी। तो इतने जहाँ प्रॉब्लम्स हो, वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक यूजलेस एक्सपेरिमेंट था, मजबूरी थी, किया और अभी तक कर रहे हैं, साल होने वाला है, अभी तक कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से तालीमी निज़ाम जो पहले ही एक हमारे जो है ना वो तनज़ुली का शिकार था, वो इतना ज़्यादा मजीद डाउन हुआ है, इतना डाउन हुआ है कि अब इसको वापस स्टेबल करने में मुझे नहीं पता कितना अरसा लगेगा, एक तवील अरसा लगेगा। जाहिर बात है, हालात व वाक़यात की जहाँ बात की जाए तो एक सबसे जो एक मेजर इशू सामने आ रहा है डेफिनेटली वो एजुकेशन का है, तालीम का है। तो हमें सबको मिलजुल कर ही इसका सामना करना है, एक दूसरे का साथ देना है, ताकि ये जो इतना बड़ा गैप बीच में आया है, एजुकेशन का इतना ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिला है, उसको हम उसकी भरपाई जो है वो कर सकें। जी अनान साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। मुल्की हालात व वाक़यात की अगर बात करें तो एक आम आदमी को अगर सामने रखें तो उसकी ज़िंदगी कैसे मुतासर हो सकती है मुल्की हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए? एक आम आदमी कैसे उसको टैकल करेगा, कैसे उसको फेस करेगा? देखिए, आम आदमी की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली उस ऑडियंस की बात कर रहे हैं जो मतलब एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ है या लोअर क्लास से ताल्लुक़ है, ठीक है, जिनका काम या कारोबार है, बिज़नेस से रिलेटेड है, या जिनका काम डेली वेजेस से रिलेटेड है। अब मुल्की हालात इनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस,
आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, आपके मुल्क में वायलेंस क्रिएटेड है, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे वो रिलीजियस है, आपकी मार्केट शट डाउन हो जाती है। जी। अब जिन लोगों का उनसे काम रिलेटेड है, जो लोग उस चीज़ से एफिलिएटेड हैं, वो डेफिनेटली उनका तो बिजनेस डाउन। जब बिजनेस डाउन है, उसमें भी एक कैटेगरी वो है जिसके पास इतना मार्जिन बैकअप होता है कि वो उसको सर्वाइव करे। सही। लेकिन एक ऐसी कैटेगरी भी है जिसका काम डेली बेसिस पे है, बिल्कुल। जिसने अपनी कैलकुलेटेड मंथली डिस्ट्रीब्यूशन की होती है चीज़ों की, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार अगर आज भी मार्केट बंद है, आज भी मेरा कारोबार बंद है, या आज मेरी एक बिजनेस डील थी जो नहीं हो पा रही, या आज मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा क्योंकि बाहर हड़ताल है या जलसे जुलूस हैं या व्हाटएवर, बिल्कुल। तो डायरेक्टली उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है इन चीज़ों का। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन प्रोलॉन्ग कर जाए, फिर आपकी अफेक्टेड ऑडियंस बढ़ती जाती है। ऐसे। फिर जो लोग पहले सुकून से बैठे थे, अब वो भी परेशान होने शुरू हो जाते हैं कि आप सिचुएशन कैसे ठीक की जाए या कैसे ना ठीक की जाए। लेकिन ये तो मैंने अगेन बताया ना कि ये तो एक कैटेगरी है कि आपकी हालात किस किस्म के ख़राब हैं, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिकल हालात की बात करें जिसमें महंगाई का फैक्टर एक आता है, ऑब्वियसली उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है लोगों के ऊपर, क्योंकि एक बजट के साथ लोग चलते हैं, स्पेशली जो सैलरीड पीपल हैं या डेली वेजेस के लोग हैं, उनके कैलकुलेटेड फिगर्स होते हैं जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की होती है, तो अपने एक्सपेंसेस को अकॉर्डिंगली चलाया होता है। अब वहाँ पे अगर ज़रा सा भी डेल्टा थोड़ा सा क्रिएट हो जाए और फिर वो बढ़ता जाए, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर डायरेक्ट एक इम्पैक्ट आता है, साइकोलॉजिकल भी, सोशल भी एंड इमोशनल भी। ये तीन चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक सोच होती है, एक कमाने वाला घर में एक बंदा कमाने वाला है और उसको पता है कि इस माह मेरे पास ये चीज़ नहीं आने वाली ड्यू टू वट एवर रीज़न, तब उसको एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि मैंने इसको कैसे डील करना है। सोशल इम्पैक्ट ये है कि उसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, उसने उसको कैसे देना है। और इमोशनल इम्पैक्ट ये है कि वो कितना डिस्टर्ब है या कितना रहता है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली बताऊँगा, देखिए सिचुएशन ग्लोबली किसी भी कंट्री में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, किसी भी मामलात में, चाहे वो जितना बड़े से बड़ा कंट्री है। वहाँ पे अमेरिका की एग्जांपल ले लें, तो आते रहते हैं, जिंदगी का हिस्सा अभी है। पिछले दिनों अमेरिका में जो एक अपसेट सिलसिला चलता रहा, उसने, हालांकि अमेरिका इज कॉल्ड सो कॉल्ड सुपर पावर कहते हैं उसको, लेकिन वो भी एक इम्पैक्ट उसके ऊपर आया। इमोशनली वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कितना कंपोज रखते हैं और कितना रेजिलिएंट रखते हैं। यहाँ पे जो लोग स्ट्रॉन्ग इमोशनल इनकाउंटर करते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वे आउट निकालते हैं ताकि इस चीज़ को बैलेंस आउट करें। एग्जैक्टली, हल निकालना ज़रूरी है कि कोई भी मुश्किल हालात आ रहे हैं उनका हल हमारे पास मौजूद है। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, सरदार सईद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं सरदार फरीद बोल रहा हूँ सऊदी अरब से जी। जी कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं तो ये कह रहा, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। मैं तो बड़ी खुशी हुई है सुन के, और आप सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम तो मैं ये कहूँगा कि मैं एबटाबाद से ताल्लुक है मेरा, मेरे बेटे भी ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, लेकिन ये जो जैसे ये भाई साहब ने बात की है कि कोई पता नहीं है, बस वो फीस देते जाओ और ऑनलाइन आपके पास नेट है, मोबाइल है या कंप्यूटर है या नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि स्कूल वालों को ये चाहिए कि महीने में एक दफा तो बच्चे को बुलाएं, 10 बच्चों को बुलाएं, एक दिन में 15 बच्चों को बुलाएं, तो कम से कम थोड़ा बहुत बच्चों की ज़हन में बात पड़ जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। वो अभी मोबाइल देख रहे हैं, माँ बाप कुछ पढ़े हुए हैं कुछ पढ़े हुए नहीं है, तो वो देखते हैं तो भाई बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चा जब मोबाइल छोड़ देगा या कंप्यूटर से हट जाएगा तो हम तो समझ गए पढ़ चुका है, तो हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में कुछ चीज़ पड़ी है या नहीं। इस बारे में बात करनी थी। जी बहुत शुक्रिया जी। और यकीनन हमारे टीचर्स को भी ये चाहिए, हमारे तालीमी अदारों को भी ये चाहिए कि मंथ में एक दफ़ा तो लाजमी स्टूडेंट को बुलाएं, क्योंकि हो सकता है हर जगह पे इंटरनेट अवेलेबल ना हो सकता है हर इंसान के पास लैपटॉप मोबाइल ना हो, तो उसकी तालीम, उसकी एजुकेशन जो है वो मुतासर हो सकती है। इस पे भी हम हल निकालने की कोशिश करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कोई इसका अल्टरनेट हम हल निकाल सके, ताकि आपके लिए भी मदद जो है आपको भी मिल सके, आपके लिए भी एक आसान वे जो है वो निकल है आपके बच्चों की एजुकेशन का, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का
उनका फ्यूचर का सवाल है, तो कोशिश करेंगे इस पर भी हम डिस्कस कर सकें। जी अनान साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो एग्जांपल दे रहा था, अगर जी, एक घर का जो भी लीडर है, जो भी ओनर है, अगर वो इसको इमोशनली उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं करता तो इसको रिलीज़ करेगा किसी ना किसी तरीके से, जो कि मे बी नेगेटिव हो। लेकिन ये एक कंटीजियस प्रोसेस है। जी जी लेट्स से अगर मैं घर में अपसेट एंटर हुआ हूँ तो मेरी जो भी अपसेट की रीज़न है, मे बी मैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स पर उतारना शुरू कर दूँ किसी भी अंदाज से, तो ये चीज़ स्प्रेड आउट होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने अपने आप को उस चीज़ के अंदर कंपोज किया है उन चीज़ों को सस्टेन करने के लिए, तो मैं कम से कम उसको अपने तक रोक सकता हूँ, लोगों तक मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आता है। और इसमें ये है कि जिसमें आप लोग वो कहते हैं ना कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज, कि प्रॉब्लम तो आती है लेकिन वो कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती है किसी भी तरीके से। वो आपको सोचने पे मजबूर करती है कि क्या वे आउट है, अब क्या करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बिजनेस के पॉइंट से अगर हम बात करें। कहने को हम पाकिस्तान की कोविड-19 वाले ईयर में इकोनॉमिकल सिचुएशन कही जाती है बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, ग्लोबली मुतासिर हुई है। लेकिन इसी साल में जो पाकिस्तान में स्टार्टअप्स हुए हैं, उन्होंने इसमें एक फिगर पिछले दिनों पढ़ा था कि $57.7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो कि पिछले साल से तकरीबन 10 मिलियन ज़्यादा है। ठीक है, अब ये लोग कहाँ से ऊपर आ गए, ठीक है। ऑब्वियसली ये उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि अब हालात चूँकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अब हमें किसी दूसरी अप्रोच को फॉलो करना है। बिल्कुल। तो जब आप अप्रोच फॉलो करने की वे आउट्स ढूंढते हैं, जब आप थोड़ी सी माइंड मैपिंग करते हैं कि इस क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। क्या अगर आपका एक बिजनेस डैमेज हो रहा है तो आप अल्टरनेट उसकी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। जो कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, सबा हमारे साथ है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। मैंने तीनों जो आपके मेहमान है, तीनों से मेरा सवाल है ना। जी जी जी, मेरा तीनों से ये सवाल है कि हैरत की बात यह है कि अभी देखिए जो हालात मुल्क के उन्होंने जो बंद किए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनमें जो दरगाहें हैं वो बंद किए और स्कूल बंद किए हैं ना। तो मुझे सिर्फ छोटा सा एक जवाब चाहिए कि स्कूल क्यों बंद किया गया। ठीक है, आप उनको क्लास है उधर जो आप करे, लेकिन कम से कम उनको इतना काम तो दिया जाए ना। बच्चे सारा दिन मोबाइल तो ही देखते हैं, लेकिन उनके पास जो बाकी टाइम होता है वो फिर भी उनको मोबाइल ही चाहिए होता है। मेरे ख्याल में ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइम का भी वक्त का भी। ओके जी, बहुत शुक्रिया सबा साहिबा। और इनका सवाल है कि स्कूल क्यों बंद किए गए, और अगर बंद किए गए तो बच्चों को इतना काम देना चाहिए कि वो अपने काम पे तवज्जो दें, ना कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर। इस पे आपका जवाब ज़रूर हम लेंगे अपने मेहमानों से। आपकी तरफ बढ़ूँगी डॉक्टर साहिबा। साइकोलॉजिकल बात की जा रही है तो मुल्की हालातों वाक़यात नफ्सियाती तौर पर किस कदर इंसानी जो ज़िंदगी, इनफरादी ज़िंदगी है, उसको मुतासर कर सकता है। अच्छा, इट डिपेंड्स, क्योंकि आपने इनफरादी एक वर्ड यूज़ किया, तो फिर मैं जो बात करूँगी वो इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस पे होगी, इन जनरल नहीं होगी। अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे देखें, मुल्की हालात किसी भी कैटेगरी में आए, पर्सन की अपनी पर्सनालिटी बहुत मैटर कर रही होती है। एक इंसान जो ऑलरेडी एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड से आ रहा है या ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जिसमें वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है, और वो अपने वे आउट देख रहा है जॉब में या बाहर की तरफ, लाइक फाइनेंशली, जॉब, स्कूल, ये जैसे बात हो रही है, तो जब वो वे आउट्स बंद होना शुरू हो जाते हैं तो आपके चांसेस, वो जो स्केपिज्म थी, वो दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब आपको फेस करनी पड़ती है अपनी रियलिटी, यही वजह है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के केसेस ज़्यादा सामने आए हैं कोविड-19 में। उसकी वजह ये हुई कि वो इश्यूज जो सप्रेस हुए हुए थे वो जैसे बाउंस बैक करती है कंडीशन, तो वो बाउंस बैक की है उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, और बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने। ये एक पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ बेसिकली, बहुत सारे पॉइंट्स में से। सो मेन पॉइंट इज़ कि आप जो अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशन है उससे पहले ही अवेयर नहीं होते, फिर जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जिसमें मुल्की हालात हैं या फाइनेंशियल या जॉब, तो उसमें आप और ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो बेसिकली एज अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग ये लोगों को सिखाते हैं या लोगों को अंडरस्टैंड करवाते हैं कि वो जो एक बेसिक आपकी इमोशनल कंडीशन होती है उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी कि आप घर आते हैं, बाहर का सारा स्ट्रेस लेके, और वो फिर घर पे निकालते हैं, तो एक साइकिल चल रहा होता है। बिल्कुल, वो कहीं तो पे ब्रेक नहीं हो रहा, आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। वो फिर आपसे जितने लोग अटैच हैं वो उनमें स्प्रेड कर रहे हैं आप, लाइक अ डिजीज। तो वो जिस तरह हम फिजिकल कहते हैं ना, कोविड से थोड़ा आप डिस्टेंस रखें, तो हमें नेगेटिविटी से, टॉक्सिक लोगों से और अपनी टॉक्सिक कंडीशन से भी अपने आप को डिटैच करना पड़ता है। बट द पॉइंट इज कि लोगों के पास 2-3 चीज़ें होती हैं, या इंडिविजुअल बेसिस से बात करें, स्केपिज्म, प्रोजेक्शन या ब्लेमिंग।
ये तीन हम बार बार इन जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं, हम इस पे काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कितने हेल्दी वे में अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हैं। जिन लोगों का EQ अच्छा डेवलप हुआ होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो मुल्की हालात जैसे भी हों उनमें सर्वाइव करना सीख जाते हैं। इंसान बेसिकली अशरफुल मखलूक़ात है और वो क्रिएटिविटी की बेस पे सारी क्रिएचर्स जितने भी क्रिएशंस बनाई हैं अल्लाह ताला ने, उन सबसे ऊपर है। आप फरिश्ते लें, आप जिन्नात लें, आप जानवर लें, कोई भी क्रिएटिव नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, दे कैन नॉट क्रिएट बिल्डिंग्स। IQ से ज़्यादा जो EQ है उसकी बेस पे हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और उसी के बेस पे हम जानवर से भी नीचे हैं। बिल्कुल। सो जो EQ की बात हम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने इमोशंस को हैंडल करें। यही हमारा नफ्स है, अपने इमोशन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, हाफिज़ फ़ारूक साहब हमारे साथ है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाफिज़ साहब कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह करम। सबसे पहले तो जितने भी आपके मेहमान हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहना चाहते हैं आप? ये करनी थी कि स्कूल में मैंने अपनी नवासी को एडमिशन दिलाया था, 10-15 दिन बाद जो है ना वो स्कूल बंद हो गए थे। तो फीस जो है ना वो रेगुलर ले रहे हैं। कम से कम उन्हें ये रिक्वेस्ट करें कि चलो फीस आप पूरी ना लें, हाफ कर लें, कुछ तो मतलब ये है कि बेनिफिट होगा वालिदैन को। ठीक हो गया जी, आपकी इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी बढ़ना में ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिएगा। इंसर्ट्स वेयर में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। मुल्की हालात व वाक़यात के ऊपर बात की जा रही है। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मुल्की हालात व वाक़यात को कैसे फ़ेस किया जाए, कैसे उसके हल निकाले जाएँ ताकि हमारी इनफरादी ज़िंदगी के ऊपर उसके जो भी असरात मुरतब हो रहे हैं उनका सामना करने की, उनको फ़ेस करने की हमारे अंदर इतनी सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। अगर आप भी हमें इस टॉपिक पर ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर कोई सवाल करना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी इस्माउल्लाह साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। हमारे कॉलर ने सवाल किया था, एक तो मंथ में एक दफ़ा स्टूडेंट को बुलाना चाहिए स्कूल के अंदर ताकि जो उसकी तालीमी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको एजुकेशन में, लाइव इंटरनेट के अंदर उसके पास मोबाइल नहीं है या लैपटॉप नहीं है तो वो प्रॉब्लम उसकी हल हो सके। पहले इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक है। अभी 3 कॉल्स आई हैं, इत्तेफाक से तीनों ने एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल। जो पहले कॉलर थे सऊदी अरब से, उन्होंने भी एक इशू रेज़ किया इक्विपमेंट्स के हवाले से, मोबाइल है, लैपटॉप है और बाकी चीज़ें हैं। पहले तो इन चीज़ों को अरेंज करना ही आजकल बड़ा मसला बना हुआ है। मैं इस पर आपको एग्जांपल देता हूँ। पिछले हफ्ते मेरे दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले हमारी जो रावलपिंडी की मार्केट है पुरानी लैपटॉप्स वाली, वहाँ से बच्चे के लिए लैपटॉप ख़रीदा, 16 या 17 हज़ार रुपये का मिला। अच्छा, अब वो पिछले दिनों दूसरा लैपटॉप अब एक बच्चे को अलग अलग लैपटॉप चाहिए, अलग अलग से बिल्कुल। अब दूसरा बच्चा कह रहा है जी मेरी भी क्लास का टाइम हुई है, इसका भी हो तो मुझे अलग लेके दें। अब वो दूसरे के लेने गए तो वही वाला एग्जैक्ट वही वाला लैपटॉप उनको 30 हज़ार रुपये में मिला। यानी 16 हज़ार या 17 हज़ार वाला लैपटॉप 30 हज़ार पे चला गया। अब अगेन बात वही आ गई, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर एक प्रॉब्लम आया है तो उसको एड्रेस किया जाए, उसके लिए उसको फैसिलिटेट किया जाए कौम को कि जनाब अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो आपको रियायती कीमत के ऊपर इस तरह आपको लैपटॉप मिलेंगे बिल्कुल। और आपको अगर मोबाइल के अंदर इंटरनेट का डेटा चाहिए तो गवर्नमेंट कोई स्कीम अनाउंस करती है कि आपको सस्ता इंटरनेट इस तरह से मिलेगा बिल्कुल। फिर डेफिनेटली बहुत सारी जगह सिग्नल प्रॉब्लम्स भी हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, खासतौर रिमोट एरियाज के अंदर। तो ये तो एक अलग इशू हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन किया था मोहतरमा ने जी, बिल्कुल, कि बच्चों के खासतौर के ऊपर स्कूल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हर तरह के तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स जो है इफेक्ट हुए हैं इस चीज़ से। और इसके दोनों तरह के असरात भी हैं कि कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि यूनिवर्सिटी में आके तो वो इतना ज़्यादा अपने आप को शाइन नहीं कर पाए थे, जिन्होंने ऑनलाइन अपने आप को कर लिया। उसकी वजह यह है कि अब उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो गई, उनके पास जो है लर्निंग के रिसोर्सेज भी ज़्यादा हो गए, उनके पास वक्त ज़्यादा हो गया। पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें अपने आप को शाइन भी किया, लेकिन इनका प्रपोर्शन बहुत कम है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो हैं कि जिनका टाइम वेस्ट हुआ है। पहले तो मैंने जिस तरह बताया कि सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा था, सिस्टम को समझते समझते बहुत टाइम लग गया, सिस्टम को समझते काफ़ी टाइम लगा। आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, मुश्ताक साहब हमारे साथ हैं एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी मुश्ताक साहब, बात कीजिए, आवाज़ आ रही है आपको?
मुश्ताक साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी, आई थिंक लाइन जो है ड्रॉप हो चुकी है। जी, आप अपनी बात कंटिन्यू जी कीजिए। बिल्कुल। तो पहले तो वो सिस्टम समझने में बहुत वक्त लगा, फिर जब उस सिस्टम को ऑप्ट किया गया और उसके तहत तालीम देना शुरू की गई, तो उसमें वाइस वर्सा दोनों तरह के आपको पता इफेक्ट्स आते हैं। कुछ टीचर्स ने मेहनत और ईमानदारी के साथ जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, बिल्कुल। कुछ ने, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान की फितरत है हर तरह के काम करना, कुछ लोगों ने उसके ऊपर सुस्ती का मुजाहरा भी किया, एंड वाइस वर्सा स्टूडेंट्स की तरफ से भी यही रिस्पॉन्स सामने आया है। अब हम भी ये नोट कर रहे होते हैं कि अगर हमारे साथ 20 बच्चे ऑनलाइन होते हैं, तो अब हमें पता लग गया है कि उसमें 10 मौजूद हैं, 10 जो है या वो सो रहे हैं या वो बाहर चले गए साइन इन होके, तो मौजूद नहीं होता। अब हमें पता लग गया है। बिल्कुल। और ये टीचर बहुत अच्छे से समझता है स्टूडेंट की नेचर को। एग्जैक्टली, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा अलमिया है ये कि स्टूडेंट्स भी जो है ना वो उस तरह के इंटरेक्ट नहीं होते। अब जो मैं कंपैरेटिवली बता रहा था कि बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज जिनके हम एग्जांपल हर चीज़ में लेते हैं, जी जी, वहाँ ये हुआ है कि जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज हैं तो वहाँ पे वीडियो क्लास होती है, ऑडियो नहीं होती। हर किसी के ऊपर लाजमी है कि वीडियो क्लास करेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर क्लास कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, पूरी दीवार के ऊपर स्क्रीन्स लगाई हैं और एक स्क्रीन के ऊपर एक बच्चा ऑनलाइन हुआ होता है। सही, यानी कि अब आप जो वीडियो कॉल पे ली जा रही है, दोबारा से हमें कॉलर ने ज्वाइन किया। जी, मुश्ताक साहब हमारे साथ हैं एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। जी, क्या कहना चाहते हैं आप मुश्ताक साहब? मैं कहना चाहता हूँ कि ये इब्तिदाद में हमारा घर है ना, ये काकुल गाँव साली, इधर एक स्कूल है सरकारी। जी जी, उसमें जो बच्चियाँ जो हम प्राइवेट तो इतना नहीं पढ़ा सकते, इसलिए प्राइवेट पढ़ाते हैं। जिधर आती है 5,000 रुपये देती हैं, तो इलाके की लड़कियों को भेज देते हैं, बस आप घर बैठे तनख्वाह लेती हैं। सही। हाँ जी जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। जी, आप अपनी बात करें। जी बिल्कुल। तो अब अगर आप एटलीस्ट वीडियो कॉल के ऊपर क्लास पढ़ा रहे होते ना, फिर कुछ ना कुछ आपको तसल्ली होती है कि स्टूडेंट सामने बैठा हुआ है और आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। हाँ। अब हमारे यहाँ ये होता है, जब हम कहते हैं बच्चे से कि भी वीडियो ऑन को, सर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मेरा इंटरनेट स्लो है, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता, तो 100 प्रॉब्लम। और उसमें ये नहीं कोई झूठ बोल रहे होते, उसमें सच भी बोल रहे होते, सचमुच प्रॉब्लम है। ज़ाहिर इंटरनेट हमारा इतना सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर जो तजवीज़ आई थी जी कि ऐसा किया जाए कि बुलाया जाए स्कूल्स के अंदर, तो मैं तो ख़ुद इस बात का शदीद तरीन हामी हूँ। और इसके ऊपर जो गालिबन जो थर्ड कॉलर ने बात की थी, मैं पहले वो करना चाहूँगा कि मैं ख़ुद इस चीज़ को बड़ी उस पर महसूस कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के, अगर आज के दिन की आप बात करें तो पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है। पूरे पाकिस्तान के आप मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री बंद है, पूरे पाकिस्तान में कौन सा मार्केट बंद है, कौन सा बाजार बंद है, कौन सा कारोबार बंद है। जी जी। आपके पार्क्स, आपके रेस्टोरेंट, आपके सिनेमा हॉल, आपके हर चीज़ खुली हुई है। अगर बंद है तो क्या है? सिर्फ तालीमी अदारे। ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। बहुत मेजर इशू भी है कि तमाम मार्केट्स खुली हैं, मॉल्स खुले, लेकिन तालीमी अदारे बंद हैं, जो कि एक मेजर इशू है। इस पे हमें सोचने की और बात करने की यकीनन तौर पर बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन अदारा हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है और एजुकेशन बहुत ज़रूरी भी है। हमारे नौजवान का मुस्तकबिल भी इसी में है कि वो टाइम पे अपनी तालीम हासिल करें। जी अनान साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। मुल्की हालातों वाक़यात में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या वो तमाम इश्यूज़ जो हैं वो इनफरादी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकते हैं, या चंद एक वजूहात हैं जो आपको डैमेज करेंगे, आपकी इनफरादी ज़िंदगी को मुतासिर करेंगे? ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम जो मसाइल हैं वो तमाम लोगों को इम्पेक्ट करें। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये कैटेगोरिकली आपको बात करनी पड़ेगी कि कौन से हालात ख़राब हैं, उसके मुताबिक कौन सी ऑडियंस को इम्पेक्ट आता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका इम्पैक्ट सब पे आ सकता है, जिसको हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं। कोविड-19 की सिचुएशन, ये एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है जिसको हम कोट कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट सबके ऊपर आया है किसी ना किसी लेवल तक। लेवल में भी डिफरेंट हो सकता है, किसी के ऊपर सीवियर इम्पैक्ट है, किसी के ऊपर हल्का सा इम्पैक्ट है, और किसी को इम्पैक्ट भी नहीं है बल्कि एज मिल गया उसकी वजह से। किसी के लिए नुकसानदा हो गया, किसी को फ़ायदा मिल गया। आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल, आपके मौजूद मेहमानों की सलाम हो, और मुझे भी लगता है कि मैं भी आपके शो का हिस्सा बनता ही जा रहा हूँ। बात ये है कि देखें, बात ये है कि मुल्क की हालात इन्होंने बड़ी कैटेगराइज करना जरूरी होता है, क्या हालात किस पे इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन जब जनरली अगर मैं बात करना चाहता हूँ ना, वो ये बात करना चाहूँ, मुल्क की हालात जब आप चले, हमने तो एक जिंदगी गुजारी, हम तो 19-20 गुजारे, जब मुल्क की हालात इस तरह होते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ कि बच्चे पढ़ के निकलते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उनके दिलों में मायूसी, मुल्क की हालात कुछ भी हो,
देखिए एक बात जरूर होनी चाहिए कि हमें पॉजिटिव रहना। अब जो लोग हमारे दानिश्वर भी है ना, जो आके टीवी पे बैठते हैं, मतलब आपके यहाँ तो बहुत बड़े अच्छे डिसेंट किस्म के लोग बैठते हैं, जो सो कॉल्ड दानिश्वर वो आके उल्टा और नौजवानों को मायूस करते हैं, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो। देखिए बात ये कि कुछ भी हालात हो, आपने फाइट करना है, ठीक है, आपने लड़ना है, आप इसलिए आपका मुल्क है। मैं सबसे ये कहता हूँ भाई, इनसे मेरा सवाल यही है, देखिए हम जब मेरी क्या जिम्मेदारी, अगर मेरा बच्चा, मेरा कोई घर वाला मायूस हो रहा है, हालात जैसे भी हो, देखें वो उसको आपको फेस करना है, तो मुझे क्या मोटिवेशन देनी चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा वो शेर पढ़ते हुए कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख जले, घर तो आखिर अपना है, बस यही बात। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी आप अपनी बात जो है कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने जो कॉलर से, और बड़ी टू द पॉइंट उन्होंने एक चीज़ को हाईलाइट किया है कि इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए, फेस करना चाहिए चैलेंज को, जैसे भी हालात हो वो सामना ये पहला स्टेप होता है। जब आप एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, फिर आप उसके बाद उसके वे फॉरवर्ड्स देखते हैं कि अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है। और दूसरी बात, 2 टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, एक होती है पॉजिटिविटी और एक होती है ऑप्टिमिज्म, कि आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं। पॉजिटिविटी इज समथिंग जो अभी आई नहीं है लेकिन आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन एक ऐसी होती है जिससे आप गुजर रहे हैं और आप उसको कदरे बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। तो जिस तरह इन्होंने कॉलर ने भी हाईलाइट किया बात कि चैलेंजेस तो हैं, आपको जिस भी लेवल के फेस करने हैं, और जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने फेस करना है, तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर देखेंगे अच्छा अब मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये एजुकेशन की ही बात चल रही है, इसी को हम लेके चलते हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था सिलसिला, इसका इम्पैक्ट जो थ्रू मीडिया कम्युनिकेट हुआ था ऑडियंस पे, एक खौफनाक सी पिक्चर पोर्ट्रे की गई थी। इस कदर खौफनाक पिक्चर थी कि बच्चे तक डर गए थे। मुझे याद है कि मेरे घर में मेरी बेटी एक दफ़ा इतनी परेशान हो गई सिर्फ न्यूज़ सुन के, बाहर नहीं गई, सिर्फ न्यूज़ सुन के कि ये क्या चल रहा है। तो उसका एक इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद एक गाइडलाइन मिली जी, अच्छा सिचुएशन तो है, ऑप्शन क्या हमारे पास। बेशक वो इतनी कोई आइडियल ऑप्शन नहीं है, जिस तरह ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बेशक फेस टू फेस का वो कंपैरिजन नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकती उस तरह से, लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। एटलीस्ट चीज़ कंटिन्यू तो हुआ है, कोई चीज़ रुकी तो नहीं है, चीज़ें कंटिन्यू तो हुई हैं, तो उसको आगे तो हमने बढ़ाया है। जी कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, रेगुलर कॉलर है इम्तियाज़ साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। इम्तियाज कर रहा हूँ कराची से। जी कैसे इम्तियाज साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। यहिया भाई भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो मैं यहिया भाई से कहूँगा कभी हमारी भी तारीफ कर दिया करें, ये भी पुराने कॉलर में से हैं। अच्छा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? टॉपिक तो बड़ा जबरदस्त है। देखिए ये 2 हिस्सों में तकसीम है ये गुफ्तगू। पहली बात होती है मुल्क तो हमारा तरक्की कर रहा है, मुल्क को नाकाबिले तस्वीर भी बनाया जा रहा है फरमाते हैं लोग, और ये बहुत हर तरह से मुल्क बहुत ऊपर जा रहा है, हुक्मरान हजरात भी कहते हैं। लेकिन 2 तरह की कंडीशन होती है, एक मुल्क और एक मुल्क की अवाम। तो मुल्क के हालात का अगर मुल्क की अवाम पे कोई असर नहीं पड़ता तो ये बहुत बड़ी सोच का एक नुक्ता है, इसमें सोचना पड़ेगा कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है मगर अवाम बहुत तंजुली की तरफ जा रहे हैं। तो ये 2 अलग अलग चीजें हुआ करती है, और इनफरादी शख्सियत पे मुल्क के हालात का जरूर असर पड़ता है। अगर मुल्की हालात यानी कि मेरी गाय जितनी ज्यादा सेहतमंद होगी तो उतनी ज्यादा अच्छी दूध और मक्खन हमें उससे दस्तयाब होगा, खेती बाड़ी उससे हम कर सकेंगे। तो मुल्क की मुस्तहकम होना और खुशहाल होना भी जरूरी है। जितना ज्यादा खुशहाल होगा तो फिर इंफरादी तौर पे इस पे फैजान इसका जाएगा, मगर ऑनेस्टी इसमें बेस्ट पॉलिसी है। अगर ऑनेस्टी नहीं तो मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली का फैजान आम तक लोगों तक नहीं जाएगा। तो बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है अगर खुशहाली है, सब कुछ है, और आम गरीब आवाम तक या आवाम तक पहुंचता नहीं है। तो ये वो सोच का मकाम है जो मैं कहना नहीं चाहता। आप खुद पढ़े लिखे हैं, इसको समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ हॉनेस्टी नहीं होती है, इंफरादियत। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मुल्क की तरक्की में हम अपना अहम किरदार अदा करें। अपने मेहमानों के बात से जो गुफ्तगू का सिलसिला इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक की जाने बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सेट सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मुल्की हालात व वाक़यात के ऊपर बात की जा रही थी कि इनफरादी ज़िंदगी पे उसके कौन से असरात मुरतब हो सकते हैं। तो यकीनन हालात जो भी हों, नेगेटिव हालात व वाक़यात हों या पॉजिटिव हों, हमें हर हालात व वाक़यात के लिए ख़ुद को रेडी रखना चाहिए, ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि हालात जैसे भी आ जाएँ हमारे अंदर इतनी सलाहियत हो, इतनी हिम्मत, इतनी पावर हो, हम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि हर हालात का सामना करना हमें आता हो, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस हो कि हालात जो भी हों हमने उनको फेस करना है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और नफ्सियाती लिहाज से अगर बात की जाए तो इन हालातों वाक़यात को अपने ऊपर हमने तारी नहीं करना, अपने ऊपर उनको एक प्रॉब्लम जो क्रिएट कर लेते हैं हम अपने साथ, वो हमने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, अपनी फैमिली को मुश्किलात में नहीं डालना इन तमाम वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अप्स डाउन ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो आते रहते हैं, चाहे वो मुल्क की सतह पे हो, चाहे वो आपकी फैमिली के लिहाज से हो या कारोबारी लिहाज से हो। हालात व वाक़यात जो है, अप्स डाउन जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इनको हमने अपने ऊपर तारी नहीं करना। तो बढ़ते हैं अपने आज के जो दूसरा मौजू है उसकी जानिब के रिश्तों को अहमियत देने से ज़हनी सुकून हासिल होता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि रिश्ता कोई भी हो, जब हम उनको अहमियत देते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो बदले में हमें भी इज़्ज़त मिलती है। तो ये इज़्ज़त देने से इज़्ज़त बढ़ती है और रिश्ते भी बढ़ते चले जाते हैं। तो कैसे हमें ज़हनी सुकून मिल सकता है, कैसे ज़हनी सुकून हम हासिल कर सकते हैं, और जो हमारे नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे बड़े या बुज़ुर्ग हैं, उनको कैसे अवेयर किया जा सकता है अगर वो अपने रिश्तों की कदर नहीं कर रहे या उनको अहमियत नहीं दे रहे, तो उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए कि वो भी अपने रिश्तों को पहचानें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ़ करवाती चलूँ जी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं हनान तारिक साहब, उनके साथ हैं जी डॉक्टर वजीहा ज़फ़र साहिबा, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जी सनाउल्लाह अंसारी साहब। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हुआ है जी। अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आपको बताती चलूँ कि एक अगर आप भी हमें इस पर ज्वाइन करना चाहें, रिश्तों की अहमियत बताना चाहें, कोई सवाल करना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। और एक कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, और मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम है। आपका जो पहले सेगमेंट था उसमें भी मैंने देखा माशाल्लाह उन खातून ने बहुत ही उम्दा बयान किया। मैं इसी हवाले से ये कह रहा था कि देखें अभी आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा, ये रिश्ते की अहमियत भी अल्टीमेटली इंसान की इनफरादी ज़िंदगी और उसकी फैमिली लाइफ और माशरती ज़िंदगी के साथ साथ मुल्क की ज़िंदगी, मुल्क की हालात को भी बेहतर बनाती है। असल में अभी जो बात हो रही थी, अगर हम देखें गौर करें तो ये असल में थोड़ी सी मायूसी की धुंध है। हम अगर एक बात रहनशीन कर लें, बुजुर्ग अपने नौजवानों और बच्चों को बताएं कि बेटा हर हाल में जो आप पे ब्लेसिंग्स हैं, अल्लाह के एहसानात हैं, ब्लेसिंग्स की तरफ देखें, उसको याद रखें, और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं यानी इम्कानात हैं, जो कुछ आप कर सकते हैं उस पर नजर रखें, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कुछ मैसर है। और मैं सबसे आम चीज़ जैसे आपने कहा मजबूत रिश्ते हैं, ये माँ बाप, ये आपके बहन भाई और ख़ासतौर पे जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, इससे बड़ा हौसला मिलता है। अगर हम स्टडी करें, ख़ासतौर पे हम वेस्ट में देखते हैं वो लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, हालांकि ये हमारी रिवायात रही हैं कि आपस में वाइफ से बातों को शेयर करना, वाइफ का शौहर को हौसला देना, माँ बाप का बच्चों को हौसला देना, बुजुर्गों का अपने बच्चों नौजवानों को इत्मीनान देना, इससे बड़ी एनर्जी आती है और इंसान न सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी को संवारता है बल्कि हम देखते हैं कि माशरे में अमन और सलामती और हौसला हिम्मत आती है, इत्मीनान आता है, उसके नतीजे मुल्क की तरक्की में बड़े अच्छे असरात पड़ते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको दोबारा, कितना उम्दा आप लोग टॉपिक लेके आए और आपके मुखर्ररीन मेहमान माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रिश्ते के हवाले से, और आज जो हमारे नौजवान गैजेट्स में और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इस हवाले से भी ज़रा कभी प्रोग्राम करें ताकि उनको अपने रिश्तों की कदर हो। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और रिश्तों की जहाँ तक बात करें तो रिश्ता कोई भी हो, तमाम रिश्ते ही हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। तमाम रिश्तों को हमें इज़्ज़त देनी चाहिए, उनकी वैल्यू को समझना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो रिश्ता हमारे पास नहीं रहता, उनके जाने के बाद हमें उनकी कदर होती है। तो इससे पहले आपका कोई बहुत ही करीबी रिश्ता आपसे दूर हो जाए, आपसे जुदा हो जाए, अभी से उनकी कदर कर ले, उनके रिस्पेक्ट कर ले, उनकी इज़्ज़त कर ले और उनको पहचान ले कि हमारे तमाम रिश्ते जो हैं वो एक अल्लाह पाक की दी हुई नेमत है और इस नेमत को हमने खूबसूरत तरीके से इंजॉय करना है और इस नेमत के साथ हमने रहना है। जी डॉक्टर साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं दूसरे मौजू का, रिश्तों की अहमियत की बात की जा रही है, तो इस पर ज़रा रोशनी डालें कि कौन कौन से रिश्ते हैं जिनको ज़्यादा अहमियत देना, ज़्यादा रिस्पेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा, रिश्तों की अहमियत ये एक बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट हम इसको कह लें। इसको मैं एक छोटे से एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगी कि रिश्तों की अहमियत की जब हम बात करते हैं तो मेन चीज़ ये आती है डेफिनेशन। आप रिश्ते को कैसे डिफ़ाइन करते हैं।
हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्लाई की जा रही होती हैं रिश्तों के ऊपर, उनको चेक एंड बैलेंस के बगैर। इम्पॉर्टेंस तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम इन्वॉल्वमेंट की अगर बात करें, यहाँ से हमारी इम्पॉर्टेंस ख़त्म होती है जब हमारी इन्वॉल्वमेंट, हमारे तरीक़ेकार, हमारी डेफिनेशन ही गलत हो जाती है। रिश्तों को संभालना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बना दिया है। तो रिश्तों की अहमियत की जहाँ तक बात करें, रिस्पेक्ट किस हद तक देनी है और इन्वॉल्वमेंट कितनी रखनी है, दिस इज़ रियली मैटर्स। सो द पॉइंट इज़ कि जब आप रिश्तों की अहमियत की बात करें, उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, बिल्कुल ठीक है, और किस हद तक है। डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो चीज़ जब हमें ही अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं होगी, हम बच्चों में कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। एग्जैक्टली। अब वो चीज़ जो हम ठीक तरीके से नहीं कर रहे, बल्कि मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, अगर हम उनसे रिश्तों के हवाले से बात करें, वो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे गैजेट से हट के अगर हम बात करें। बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं टीनेजर्स के साथ ज़्यादा काम करती हूँ, तो मैं चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ कि वो बहुत हद तक बाउंड्रीज और वो चीज़ों को जानते हैं, लेकिन जो पिछली जनरेशन आ रही है, जो उन चीज़ों को फॉलो कर रही है, जो एक फिक्सेशन में हम डालें कि रिस्पेक्ट करनी है, वो ज़बरदस्ती की रिस्पेक्ट ही सही। आप अगर हिस्ट्री को देखें तो उसमें किस हद तक ये कह सकते हैं कि आपने अपने बड़ों के दिल से रिस्पेक्ट की, वो एक फोर्स्ड रिस्पेक्ट है। आपको ज़बरदस्ती करनी है, आपको झुक के बात करनी है, आपको बोलना नहीं है। सो ये जो रिस्पेक्ट है, जो आप पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हैं और सामने आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, ज़बरदस्ती की इज्जत देना, दिस इज़ नॉट बेसिकली हम कहें कि ये रिश्तेदारी या रिश्ता हम निभा रहे हैं। सो डेफिनेशन को करेक्ट करने का मीनिंग ये है कि आपको कम्युनिकेशन वेज जो हैं वो बहुत अच्छे बनाने हैं। जब आपके खुद के अच्छे नहीं हैं, जब बच्चे देख रहे हैं कि हमारे बड़ों की कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं है, पीछे कोई और बात हो रही है, फ्रंट पे कोई और बात हो रही है, और जो फील किया जा रहा है वो कुछ और ही है, कुछ और है, तो बच्चे उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। और आजकल के बच्चे, बिकॉज गैजेट्स का दौर है, तो बहुत हद तक वो अपनी एक दुनिया में दे नो कि क्या बेसिक चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़ बाउंड्री की आती है। बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिश्ते को अगर आपने संभालना है तो उसमें आपको बाउंड्रीज बनानी है। और ज़्यादातर जो रिश्ते ख़राब होते हैं या जो टूटते हैं, उनकी वजह ये होती है कि उन रिश्तों में बाउंड्रीज नहीं है। बाउंड्रीज के बगैर कोई भी रिश्ता सरवाइव नहीं कर सकता है। और इट डिपेंड्स, कोई सर्टेन रूल नहीं है बाउंड्री का, वो डिपेंड करता है कि किस नोयत का रिलेशन है, सेंसिटिविटी क्या है उस रिलेशन की। जैसे आप अपनी मदर के साथ आपकी डिफरेंट बाउंड्रीज होंगी, लेकिन वही मदर इन लॉ है तो डिफरेंट बाउंड्रीज होंगी। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, रिलेशन टू रिलेशन। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका अपना माइंड रिश्तों को लेके क्लियर हो। और मैं आजकल देखती हूँ कि लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि पता नहीं अकेले रहना चाहिए। इंसान समाजी हैवान है, वो नहीं रह सकता है, एक जगह टूटेगा दूसरी जगह भी वो अकेला नहीं रह पाएगा। और अगर अकेला रहेगा तो आई थिंक नफ्सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा उसके ज़हनी लेवल जो है बहुत डिस्टर्ब होकर रह जाएगा। जी सनाउल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं कि रिश्तों को अहमियत देने से हमें जो ज़हनी सुकून हासिल होता है वो क्या है, और किस हद तक ज़रूरी है कि रिश्तों को अहमियत दी जाए? जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा मौजू है, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ी सी बात मैं पिछले मौजू से मुझे रह गई थी, मैं करना चाह रहा हूँ, जो ख़ास तौर पे कुछ कॉलर्स की तरफ से आई थी। तो लास्ट हमारी बात यहाँ तक हुई थी कि तालीमी इदारे बंद हैं और बाकी हर चीज़ जो है वो खुली हुई है। अच्छा, ये बहरहाल ये कि संजीदा एक मसला है, इसके ऊपर गौर व खौस की ज़रूरत है। जो भी मुक़्तदर हल्के हैं, जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, हम तो नहीं हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए कि जब हर चीज़ खुली हुई है, हर चीज़ ओपन है, तो सिर्फ तालीमी इदारों को बंद किया गया है। और अभी ये जो एक प्लान दिया गया है कि फ़लाँ डेट से फ़लाँ खुलेंगे, फ़लाँ डेट से फ़लाँ खुलेंगे, तो अगेन इस पर भी डाउट है कि ये फिर हो सकता है महीने 2 महीने फिर बंद कर दिए जाए, यहाँ तक भी डाउट्स हैं। अच्छा, और क्यों किए जाएं किसी को रीज़न का नहीं पता, इसके अलावा पूरा मुल्क खुला हुआ है। दूसरी बात जो कॉलर की तरफ से आई थी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस पर भी बात कर लूँ कि जी फ़ीस जो है वो पूरी ली जा रही है बच्चों से और उसको कम कर दिया जाए। इसमें भी 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि अगर कोई तालीमी इदारे जिसमें स्कूल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, अगर तो वो देखिए फ़ीसें ले रहे हैं पूरी और उसके अगेंस्ट अगर वो अपने स्टाफ को, अपनी फैकल्टी को पूरी तनख्वाह भी दे रहे हैं और उसके अलावा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं, डेफिनेटली हैं, ठीक है जी, ठीक है, कुछ कम ज़रूर हुए होंगे, जैसे बिजली का बिल कुछ कम हो जाएगा बाकी, लेकिन रेंट है या बाकी एक्सपेंस वो तो देने पड़ते हैं, चाहे क्लास हो रही हो या ना हो रही हो। तो अगर वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी सारे पे कर रहे हैं और अपने स्टाफ और फैकल्टी को उन्होंने पूरी सैलरीज भी अगर दी हैं और उनके किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की है, तो फिर उनका ये राइट बनता है कि वो स्टूडेंट से पूरी फीस भी ले, क्योंकि पैरेलल अब ये देखें कि वो सर्विस भी दे रहे हैं। अगर हम फीस कम करने की बात कर रहे हैं
तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो आधा पढ़ा रहे हैं आपको तो फिर आधी फीस दें, सर्विस तो पूरी दे रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे तालीमी इदारों के बारे में हमने भी सुना है कि जिन्होंने फीसें पूरी ली हैं लेकिन आगे जो है उन्होंने डिसबर्समेंट कम की हैं, कि स्टाफ की या फैकल्टी की तनख्वाहें कम कर दी हैं बाकी। तो ये ज़्यादती है। ये इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बाकायदा तालीमी इदारों के जो मालिकान हैं ख़ासतौर उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि ये ज़्यादती है, इस तरह ना करें। अगर आप रेवेन्यू अपना पूरा जनरेट कर रहे हैं, फीसें पूरी ले रहे हैं, तो फिर उसका हक अदा करें। अपने स्टाफ और फैकल्टी जिनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, कम से कम वो ना करें। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर आप फीसेस कंप्लीट ले रहे तो सैलरी भी फिर कंप्लीट ही देनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से नहीं है। और ये बहुत है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस तरह हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारी हमारे तालीमी इदारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने इस फ़र्ज़ को अदा किया है। अगर उन्होंने फीसें पूरी ली हैं तो उन्होंने अपने एक्सपेंसेस में किसी किस्म की कमी नहीं की है। उनके स्टाफ फैकल्टी सबको पूरी सैलरीज मिली हैं। सही होगी। तो अब बढ़ते हैं दूसरे मौजू की जानिब। उस हवाले से बात आ गई थी। अब दूसरा रिश्ते के हवाले से जो बात आई, ये तो बड़ा ही खूबसूरत मौजू है। और रिश्ते जो हैं जी, ये तो बहुत सारी इकसाम के होते हैं। बिल्कुल। अगर हम घर से बात शुरू करें तो सबसे पहला और सबसे जो बेहतरीन रिश्ता वो माँ बाप का। वालिदैन से बड़ा रिश्ता दुनिया में और कोई नहीं है। बल्कि इसके ऊपर तो फिर बहुत सारी जो है ना वो अहादीस भी इसके ऊपर मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस किसी को अपने बूढ़े वालिदैन ज़िंदगी में मिल जाएं और वो उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत पक्की ना कर ले तो उस पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। सही। अपने वालिदैन की खिदमत करके। अच्छा, और दूसरी अहादीस के अंदर ये है कि, और जिस तरह कुरान में भी है कि वालिदैन को उफ तक नहीं कहना। उफ तक नहीं कहना, बिल्कुल। फिर अहादीस के मुताबिक ये है कि वालिदैन के नाफरमानी किसी सूरत में जायज़ नहीं है, किसी भी सूरत, सिवाय एक के गैर शरई काम की कहें आपसे। तो इतनी अहमियत है सबसे पहले वालिदैन के रिश्ते की बयान की गई, जो कि सबसे अहम। इसके बाद फिर घर में बाकी रिश्ते, बहन होती है, भाई होते हैं, फिर जब आपकी शादी होती है तो आपकी बीवी होती है या शौहर होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर रिश्ते यहीं तक महदूद नहीं होते, फिर आपके ससुराली रिश्तेदार होते हैं, फिर आपके ददियाल के रिश्तेदार होते हैं, फिर आपके ननिहाल के रिश्तेदार होते हैं। तो एक वसी चेन है, ये अल्लाह का निज़ाम है कि इतना बड़ा एक सेटअप बना दिया है अल्लाह ने। एक बंदे के साथ सैकड़ों लोग जुड़ जाते हैं, सैकड़ों लोग, बिल्कुल। तो उन तमाम रिश्तों को बैलेंस रख के चलना, उन तमाम रिश्तों को उनका जो मुकाम जो है, जो डिफाइन किया गया है, दीन के अंदर भी डिफाइन किया गया है, हमारी सोसाइटी भी जिसको डिफाइन करती है, हमारा माशरा जिसको डिफाइन करता है, उसके मुताबिक अगर हम रिश्ते को रख के चलेंगे तो फिर हम इंसाफ कर सकते हैं। बिल्कुल, दुनिया भी हमारी कामयाब होगी, आखिरत में बिल्कुल। रिश्तों में भी तवाज़ुन होना चाहिए। और अगर हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो अपने रिश्तों को पहचानें, उनकी इज्जत करें और अपने जो सुकून, अपने ज़हनी सुकून वो हम हासिल कर सकते हैं। अपने मेहमानों के से गुफ्तगू के सिलसिले को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक की जानिब बढ़ने देखते रहें सच सवेरा। नाज़रीन, सच सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस टॉपिक पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि रिश्तों को अहमियत देने से ज़हनी सुकून हासिल होता है, तो इसमें कोई शक नहीं। जब हम अपने रिश्तों को पहचानते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनको अहमियत देते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें ज़हनी सुकून हासिल होता है। हम बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ अपने काम भी सर अंजाम देते हैं। तो अगर आप भी इस मौजू पर हमें ज्वाइन करना चाहें, कोई राय देना चाहें या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। हनान साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। रिश्तों की बात की जा रही है, तो कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनको ज़्यादा वैल्यू देने से, ज़्यादा अहमियत देने से हमें ज़हनी सुकून हासिल हो सकता है? देखिए, इस टॉपिक को अगर मैं थोड़ा सा इस पर हाईलाइट करूँ, किसी भी रिश्ते के होने का एहसास ही एक ज़हनी सुकून का बायस बनता है। और रिश्ता एक ऐसी चीज़ है जो इंसान जब इस दुनिया में आया था तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी आदम और हवा की शक्ल में एक रिश्ते की फॉर्म में लेकर आया। यानी इसकी इंपॉर्टेंस आप वहाँ से ले आए कि इंसान की जो स्टार्ट था इस दुनिया में वो ही इस चीज़ के ऊपर था। अब रिश्ते की आगे फिर हम जब मज़ीद डिटेल्स में जाते हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं जिसमें वालिदैन भी आते हैं, जिसमें आपकी मतलब ब्लड रिलेशंस हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका सोशल सर्कल है, आप प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, ये तमाम आपके रिश्ते में आते हैं। और अगर मैं एक जेनेरिक टर्म में और भी बात करूँ तो एक इंसानियत का रिश्ता भी आपका होता है जो आपको एक ज़हनी सुकून का बायस दे सकता है अगर आप उसके ऊपर काम करें। अच्छा, हर रिश्ते की ना ये चीज़ हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हर रिश्ते की अपनी जगह एक अपनी वैल्यू और एक अपना प्रोटोकॉल। बिल्कुल। आप उसको जब
ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, जब आप कंपैरिजन में लेके आने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। हमें ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का, स्पेशली हमारी सोसाइटी में ज़्यादा, मैं इसलिए हाईलाइट करूँगा कि हमारे ऊपर सोशल प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है चीज़ों का। हमारे ऊपर सोशल प्रेशर है। आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, मंडी बाउद्दीन से मुदस्सिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सिर साहब आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। अपने जी क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, अभी रिश्तों के बारे में गुफ्तगू शुरू हो रही है, तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि प्यार और एहसास है ना रिश्तों में, वो रिश्ते मजबूत रह सकते हैं। इसी तरह हम रिश्तों की बहाली के लिए या रिश्तों को मजबूत करने के लिए जो है ना एक दूसरे को वक्त दें, तो इससे भी जो है ना वो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। और एक बहुत ही आम बात मैं करना चाहूँगा कि रिश्तों की मजबूती के लिए वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को जो है ना जब भी कोई फरमाइश करे ना, तो उनको बताना चाहिए कि अगर वो 2000 की कोई चीज़ की डिमांड कर रही है ना, तो वालिदैन को चाहिए कि वो बताएं कि बेटा हम तो 500 रुपये कमाते हैं, उससे जिस लिहाज से भी वो हो ना सब कुछ वो इस तरीके से मैनेज किया जाए ना, तो वो अच्छा होता है। ये नहीं कि अगर बच्चा 2000 की डिमांड कर रहा है, बाप जो है ना वो 5 दिन 5 दिहाड़ियाँ लगाए, तो वो जो है ना एक डिमांड बच्चे की पूरी हो, तो इस तरह जो है ना वो घर के चूल्हे जो है ना वो फिर मुश्किल से चलते हैं। बहुत शुक्रिया जी। रिश्तों में एहसास होना, उनको मैनेज करना भी हमें आना चाहिए। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, ज़की हुसैन। ज़की साहब हमारे साथ हैं भक्खर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी ज़की साहब कैसे हैं, खैरियत से? रिश्ते तो जी माँ से लेके बाप तक, भाई तक, बहन तक तो प्यारे होते हैं। रिश्ता तो जरूर रिश्ता होता है, लेकिन उसमें एहसास होना चाहिए जी। उस रिश्ते, जिस रिश्ते में दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, एहसास नहीं होगा, उसकी तरबियत सही नहीं होगी, उस रिश्तेदार को आप रिश्तेदार नहीं समझेंगे, उसके साथ रवैया अच्छा नहीं रखेंगे, उसका हक खा जाएंगे। जिस तरह भाई हैं हमारे, वो हमारा मकान का जी झूठा स्टाम्प बनवा के बैठा है। रिश्ता तो भाई का है, खून का है, लेकिन जब रिश्ता खून सफेद हो जाए, एक घर में हम पले हैं, हमारे बाप की तरबियत भी एक है, माँ भी एक है, हम अच्छे हैं, वो एक बुरा निकल गया है, हमें समझ नहीं आती जी। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, उनसे गैर मैंने देखा है जी, उनसे मैं बैठा हूँ, उठा हूँ, मैं खुद गैरों के काम भी आता हूँ, रिश्तेदारों के भी काम। गैर हमारे जो है ना वो चल के रिश्तेदारों के पास आते हैं, यार इनका हक दे दो। ये एहसास की बात है, जो जिसमें एहसास नहीं है, जिसमें रिश्तेदारों की पहचान नहीं है, जो अल्लाह ताला के कवानीन पे नहीं चल रहा, वो अच्छे को अच्छा नहीं समझता, बुरे को बुरा नहीं सकता, उसकी इज्जत नहीं करता, उस रिश्ते का कोई फायदा नहीं। हक देना बहुत ही जरूरी है। ना हक की वजह से ये सब दंगे और फसाद होते हैं जी, लड़ाइयाँ होती हैं जी। हमारे हक जिस तरह खा के बैठा है, पता नहीं लोग कितने रिश्तों का हक खा के बैठे हैं। हो भाई, हो माँ, हो बाप, वो गोली मार दे, वो जनाब वाला उसका हक खा दे, वो दूसरे भाई को लेके के दे दे, तो फिर रिश्ते तो रिश्ते ही है ना जी। वो एहसास होना चाहिए बस रिश्तों में। बिल्कुल जी, रिश्तों में एहसास होना चाहिए। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी उन्होंने बात कही कि रिश्तों के अंदर एहसास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो माँ बाप का हो, मियाँ बीवी का हो, बहन भाई का हो, या फिर गैरों के साथ हो। तो अगर अनफॉर्चुनेटली मौजूदा दौर के अंदर देखें तो गैर ज़्यादा हमारे काम आते हैं, जबकि खूनी रिश्ते हमसे पीछे हो चुके हैं। इसमें शायद एहसास की कमी आ रही है कि हमारे अंदर वो एहसास नहीं रहा कि हम एक दूसरे को समझ सकें, एहसास कर सकें, अपने रिश्तों की पहचान कर सके। हम सुकून ढूंढते हैं कि मेंटल लेवल पे हमें सुकून मिल जाए, हमें ज़हनी सुकून हासिल हो जाए, जबकि सुकून आपको आपकी फैमिली से, आपके रिश्तों से ही मिलता है। और सुकून की तलाश में हम बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना शुरू कर देते हैं। तो अपने रिश्तों की पहचान करें, रिश्तों की कदर करें। आपको दुनिया जहान का जो सुकून है आपकी फैमिली में, आपके रिश्तों में मिलेगा। जी अनान साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं अर्ज़ कह रहा था कि हर रिश्ता अपनी जगह पे एक अपनी वैल्यू होल्ड करता है और उसका एक अपना प्रोटोकॉल होता है। जिस तरह अभी माँ बाप की बात हुई, माँ बाप का एक अपना प्रोटोकॉल है, बाकी रिश्तेदारों का एक अपना प्रोटोकॉल है। बिल्कुल। जो भी गाइडलाइंस हैं, चाहे वो हमारे रिलीजियस गाइडलाइंस हैं या हमारी सोशल नॉर्म्स हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है जिसको हम लोग ओवरलुक करते हैं, अगर मैं इस पेरेंट वाली ही कैटेगरी में बात करता हूँ, एक्सेप्टेंस के एक जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आप देखें हज़रत अली का एक कॉल है जिसमें उन्होंने बताया जी हर बच्चा अपने दौर के मुताबिक पैदा होता है, उसको उसके मुताबिक उसकी तरबियत और तालीम होनी चाहिए।
लेकिन जो मेजर क्लैशेस हमारी सोसाइटी में बनते हैं कि पेरेंट्स एक जनरेशन से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली एक बच्चे दूसरी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, और दोनों में डिफरेंट इन्वायरमेंट में लोग मतलब ग्रोन अप उनका एक डिफरेंट होता है, और वो उसको मैप करने की कोशिश करते हैं। वहाँ से क्लैशेस पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए बोथ ऑफ देम, सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को या पेरेंट्स को, बोथ ऑफ देम, कि जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट दैट इज़ वैलिड और दैट इज़ एवरी टाइम एप्लीकेबल, जो कोई है। दूसरी बात आ जाती है बैलेंस करना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिश्तों को बैलेंस करना, कि वो कैसे बैलेंस करना है, हर बंदे को उसका मकाम किस तरह से देना है। मकाम की भी मज़ीद फिर मेरे डेफिनेशन है, उसके ऊपर जाऊँगा तो लंबी बात चली जाएगी, लेकिन हर बंदे के मुताबिक कैसे उसको लेके चलना है कि दूसरे के साथ क्लैश ना बने। और तीसरी चीज़ आती है प्रायोरिटीज़, कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। देखें, मेरा अगर बेटा है तो उसकी एक ख्वाहिश है कि वो बाहर पढ़ने जाना चाहता है, लेकिन मेरा भाई उसका एक कॉन्सेप्ट है जी बच्चे जी बाहर नहीं भेजने, जी बच्चे ख़राब हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ माय प्रायोरिटी, मुझे अपने बच्चे की उस चीज़ को एड्रेस करना है, जो उसकी जो एम्बिशन है उसको एड्रेस करना है, या मुझे एक ओल्ड कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि जी ये इस तरह से होता है। यहाँ पे मेरी प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं, यहाँ पे मेरा डिसीजन आ जाता है कि मैंने किस रिश्ते को अहमियत देनी है और किसको नहीं देनी है। और यहाँ पे जो तीसरा रिश्ता है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये इनका राइट है कि वो अपने बच्चे के लिए किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं। आपने मशवरा दिया, दैट इज़ फाइन, लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी ही चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, वहाँ से फिर क्लैशेस और इस तरह की चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वहाँ से चीज़ें बैलेंस आउट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ बड़ी की है कि आप बैलेंस करना और प्रायोरिटी देना, इसको देखें। बिल्कुल, और चीज़ों को और रिश्तों को बैलेंस करना हमें आना चाहिए ताकि हम रिश्तों की कदर कर सकें। और रिश्तों की जहाँ तक बात की जाए तो इसमें मुश्तरका ख़ानदान, जो ख़ानदानी निज़ाम है वो भी सामने आता है। तो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदा हमारे लिए हो सकता है, इस पर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद अपनी जो गुफ्तगू का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन को इंसानों से आबाद किया, इनके आपस में रिश्ते नाते कायम किए, एक दूसरे के साथ ज़रूरतें वाबस्ता की, बाहम तारुफ के लिए ख़ानदानों और मुआशरों का सिलसिला जारी किया और हकूक़ व फ़राइज़ का एक कामिल निज़ाम अता फरमाया। ये सब चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि इंसान बाहम मरबूत भी है और उनके दरमियान कुछ फासले भी हैं। इंसान बहुत से समाजी इक़दार और रवायात का पाबंद भी है और अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में बहुत हद तक आज़ाद भी। ये दोनों चीज़ें तवाज़ुन के साथ हों तो घर और मुआशरा जन्नत नज़ीर बन जाता है, और तवाज़ुन बिगड़ जाए तो वही घर और समाज जहन्नम का नमूना बन जाता है। हमारे मुल्क में जॉइंट फैमिली सिस्टम यानी कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम राइजुल आम है। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम से मुराद ख़ानदान के तमाम अफराद का एक ही घर के अंदर रहना है। अगर इस इस्लाह को वसीतर मफ़हूम में देखें तो इससे मुराद ख़ानदान के साथ साथ मीरास के बाद जायदाद भी इकट्ठे रखना है। जहाँ तक बात है कि कौन सा निज़ाम बेहतर है, फितरी कानून के मुताबिक हर चीज़ की तरह इन दोनों के भी मनफी और मस्बत दोनों पहलू हैं। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम इस लिहाज से अच्छा है कि इसमें किसी एक फ़र्द पर हर तरह का बोझ नहीं पड़ता, कामों का बंटवारा हो जाता है और माली मसाइल भी कम होते हैं। बच्चों को बुजुर्गों की सोबत मिलती है, जिसकी बदौलत वो उनके तजुर्बात से इस्तिफादा करते हैं, और बुजुर्गों को भी अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों से दूरी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। उनकी देखभाल भी बेहतर तौर पर हो जाती है। दुख सुख में तमाम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे को अकेले तमाम मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। जबकि दूसरी जानिब मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का नुकसान ये है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी महदूद हो जाती है, आपका हर मामला सबका मामला होता है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग बेजा मुदाखलत भी करते हैं, जिससे इख्तलाफात पैदा होते हैं, दरमियान में फासले और दिलों में कदूरतें पैदा हो जाती हैं। आप अपनी औलाद के बारे में कोई फैसला अकेले नहीं कर सकते, सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, अपनी अच्छी या बुरी राय का इजहार भी करते हैं। कोई बात छुपी हुई नहीं रहती, हर बात हर किसी को पता होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। हमारे मुआशरे में यूरोपीय ममालिक के बरअक्स मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम ज़्यादा मकबूल है, जबकि मगरब के टूटे फूटे ख़ानदानी सिस्टम के बायस वहाँ बुजुर्ग वालिदैन को ओल्ड एज होम्स में दाखिल कराने के रुझान का अरूज भी इसी इनफरादी निज़ाम ख़ानदान के नज़रिए की बुनियाद पर है।
जी वेलकम बैक। तो ये जानी आपने मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से एक रिपोर्ट, और कोई शक नहीं कि जब आप मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रह रहे होते हैं तो कोई बात आपकी ढकी छुपी नहीं होती। आपका मसला चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पूरी फैमिली को पता होता है। तो आपका जो ज़हनी सुकून है वो भी तबाह रहता है। आप अपने जो काम है वो मर्ज़ी से सरअंजाम नहीं दे सकते। आपकी लाइफ बहुत महदूद हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने रिपोर्ट में भी जानी, लेकिन जो एक अलग सेपरेट एक फैमिली है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। उनके रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, ज़हनी उनको सुकून हासिल नहीं होता। तो उसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, यहाँ पे ना जहाँ रिश्तों की बात हो रही है वहाँ पे आपका फ़र्ज़ और दूसरे के हकूक़, इनको बैलेंस करना बेसिकली यही मैटर कर रहा होता है। जहाँ पे ये दोनों बैलेंस नहीं होते वहाँ पे रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम सेपरेटली देखेंगे, हर चीज़ को खोलेंगे, तो वो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कहाँ पे लिमिटेशंस रखनी है, कहाँ पे नहीं। अब आपने जो बात की कि जहाँ पे ऐसा सेटअप है जिसमें दो लोग जो है एक फैमिली को चला रहे हैं और घर को लेके चल रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम यहाँ आती है जहाँ पे दो लोग बैलेंस ना कर सकें। बैलेंस इन अ सेंस के दोनों ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देख रहे हों, या ये देख रहे हों कि बच्चे को तालीम कैसे प्रोवाइड करनी है, खाना कैसे देना है। इमोशंस के ऊपर हम काम नहीं करते। हमारी अपनी कम्युनिकेशन बच्चे के साथ कैसी है, उन दो लोगों की अपनी कम्युनिकेशन कैसी है, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। उनके अपने कन्फ्लिक्ट्स को वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। अब जब आप सेपरेट रह रहे हैं तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल हो गई है, बिकॉज जहाँ एक बड़े घर में रह रहे हैं वहाँ पे आप बाकियों को भी देख, आपकी जिम्मेदारियां डिवाइड हुई होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो मिलके उसको फेस किया जा सकता है। और उसमें बच्चे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो रहे होते अगर वो कन्फ्लिक्ट जो हैं थोड़े ढके छुपे हैं। लेकिन अगर आप सेपरेट फैमिली में है वहाँ पर डिस्कशन बड़ी सामने चल रही होती है, कन्फ्लिक्ट्स बड़े सामने आ रहे होते हैं। सो प्रोज एंड कॉन्स दोनों में है। बट जहाँ पे अगर हम सेपरेट की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर जो देखा गया है, रिसर्चेस भी इस पे हुई हैं, सेपरेट में कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा देखा गया है। स्पेशली आजकल के टाइम में जहाँ पे बच्चे को 3-4 साल की उम्र में ही, 3-4 साल भी शायद ज़्यादा है, 6 मंथ्स में ही मोबाइल सामने रख दिया जाता है। वहाँ से बच्चे की आप ये समझें कि रिश्तों की अहमियत कट होना शुरू हो जाती है। आप उसको रिश्तों से दूर करना शुरू कर देते हैं। बच्चा स्क्रीन पे शिफ्ट हो गया है। बच्चे के लिए जो एक रिश्ता है वो स्क्रीन से बन गया है। तो वहीं से लर्निंग कर रहा है। वो जो चीज़ें पेरेंट्स को सिखानी है या घर में उसको सीखनी है वो एक स्क्रीन पे चली गई हैं। जो वो कल्चर भी डिफरेंट है, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, वो एक अलग दुनिया है। सो वहाँ से बच्चा कुछ और सीखता है और अप्लाई जो करना होता है लाइफ में वो डिफरेंट होता है। वहीं से क्लैश डेवलप हो जाता है और पेरेंट्स फिर जब तक उस पॉइंट को रियलाइज़ करते हैं, उसमें 4-5 साल गुजर चुके होते हैं, बच्चा रिजिडिटी की तरफ आ जाता है। एक और जो मेन पॉइंट है, हम फ्लेक्सिबल नहीं होते। हमारी अपनी ज़ात से जुड़ी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम चेंज करने पे तैयार नहीं होते और हम ये सोचते हैं कि कभी नहीं बदलेंगे। ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट लाती हैं, क्योंकि आप जब एक सेटअप में जब जाते हैं, आप फैमिली सेटअप में हैं, वहाँ पे बच्चों के माइंडसेट डिफरेंट आप देख रहे हैं, हस्बैंड है या वाइफ है, तो ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी रखते हैं। जहाँ पे आप स्टक होते हैं कि मैं तो हूँ ऐसी या मैं तो हूँ ऐसा, अगले को समझना चाहिए, वहाँ से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग रखना और बात को कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करना, रिजिड हुए बगैर, स्टबन हुए बगैर, ये रिश्ते में बहुत मैटर करता है। स्पेशली जो दो लोग जो हैं एक फैमिली को रन कर रहे हैं और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस करना। अब पॉइंट ज़्यादातर ये देखा जाता है, रिसर्च भी ये कहती है कि एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा रियलाइज़ करवा रहा होता है, तो वहाँ से क्लैश बनता है जहाँ पे दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि दोनों किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, रेदर देन कि वो ब्लेम कर रहे हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। सो अगर एक फीमेल घर पे सारे सेटअप को देख रही है और मेल अगर बाहर देख रहा है, तो दोनों को एक्सेप्ट करना और अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स नो डाउट कहाँ पे नहीं आती, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में ये चीज़ ऐड करना कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ, ये रिश्ते को बहुत ख़राब करती है। इवन कि बच्चे के साथ बहुत एक्सपेक्टेशंस रख ली जाती हैं कि बच्चा अब एक छोटा सा है, 4 साल का है, 3 साल का है, आप उसको क्या सिखा रहे हैं ये मैटर करता है। जबकि वो बच्चे की सीखने की उम्र होती है, ना कि उससे हम उम्मीदें वाबस्ता कर लें कि अभी ये भी हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरना शुरू हो जाएगा। और हमारे हर रिश्ते के अंदर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें ज़हनी सुकून भी मिल सकता है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ने ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है रिश्तों के हवाले से, रिश्तों की अहमियत और हमारा जो ज़हनी सुकून है उसका क्या ताल्लुक़ है हमारे रिश्तों की अहमियत को, उनकी कदर को जानने में। अगर आप भी इस मौजू पे हमें ज्वाइन करना चाहें तो लाइव कॉल के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी सनाउल्लाह साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बात की बच्चों की, और बच्चों की जब तरबियत का वक्त होता है तो उनके सामने हम मोबाइल रख देते हैं, उनको गाइड नहीं कर रहे होते, उनको समझा नहीं रहे होते, जबकि बच्चे उसी वक्त बात बड़ी पिक करते हैं रिश्तों के हवाले से। स्पेशली उनको गाइड किया जाए, या आपकी माँ बाप बहन भाई चाचा चाची जो भी हैं, रिश्तों के हवाले से उनको गाइड करना ज़रूरी होता है। लेकिन तब टेक्नोलॉजी बीच में आ जाती है, बच्चा रोने शुरू कर दिया या हम बिज़ी हैं तो उसके सामने टैब रख देंगे, उसको टीवी के सामने बिठा देंगे। तो क्या हमारी नौजवान नस्ल जो रिश्तों से दूर है, रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की वैल्यू नहीं जान पा रही और आज इतना डिप्रेस है, उसके पीछे यही वजह है कि हम हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने जो उनके काम है, जो उनकी एक जिम्मेदारी है, वो बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं दे रहे? बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चों की तरबियत ज़ाहिर बात है वालिदैन की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे की तरबियत माँ बाप से ही शुरू होती है, फिर आगे बच्चा चलता है। और जिस तरह ये है कि पहले कम अज़ कम 6 से 7 साल जो हैं वो बच्चे की तरबियत की जो ज़िम्मेदारी वालिदैन के ऊपर, जो उसकी अहमियत जो है इतनी ज़्यादा है कि बच्चे ने आगे चल के उसकी जो शख्सियत बिल्डअप होनी है वो उसी 6 या 7 सालों के अंदर होनी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे इसमें कोई शक ही नहीं है कि हर वालिदैन जो हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। तब इनफरादी मसला हो गया कौन वालिदैन इसको अदा कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो ख़ानदानी निज़ाम की हम बात कर रहे हैं कि 2 अप्रोचेज़ हैं, एक मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है और एक अलग रहने वाला है, सेपरेट है। इसमें अगर हम अपनी सोसाइटल अगर हम बात करें तो ठीक है, जिस तरह बात हो रही है कि पहले हम मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को प्रेफर कर रहे थे और समझते थे कि सबको इकट्ठे रहना चाहिए। अब अगर कोई कहता है जी कि हमें अलग होना है तो इसको थोड़ा सा, ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन कह देना कि हमने अलग होना है तो इसको थोड़ा सा मायूब समझा जाता है। ऐसे उसको इतराज़ किया जाता है कि वो दो जी आके हमारे बेटे को लेकर अलग होना चाह रही है। जबकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बड़ी अहम इसमें कि ख़ानदानी निज़ाम, ज़ाहिर बात जिस तरह हमारे दीन ने हर चीज़ को डिफ़ाइन किया है तो ख़ानदानी निज़ाम को ये कैसे हो सकता है डिफ़ाइन ना किया हो। बिल्कुल। इस्लाम के अंदर मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम नहीं है। इस्लाम एनकरेज करता है अलग रहने को, और इसके पीछे याद रखिए दीन इस्लाम को जो भी हुक्म है उसके पीछे फ़िलॉसफी होती है। सही। इसके पीछे फ़िलॉसफी वही थी जो आज हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में मसाइल ज़्यादा हैं। तो ये पता था कि मसाइल होंगे ज़्यादा, इसीलिए कहा गया कि अलग हो जाओ। बाकायदा दीन के अंदर यहाँ तक हुक्म है कि अपने बेटे की शादी करो और शादी करते उसको अलग घर लेके दो, अलग कर दे, मुश्तरका घर में मत रखो। एक तो इसमें रिश्तों का जो तकद्दुस पामाल होता है उसकी बात हुई है, और दूसरा इसके अंदर विरासत का जो बुनियादी मसला है वो बड़ा इफेक्ट होता है। अभी कॉलर ने बात की थी विरासत के हवाले से, तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव और बहुत एक संजीदा इशू है विरासत वाला, कि आजकल जो सबसे बड़ा जो मुश्तरका रखने का जो ट्रेंड है वो विरासत की तकसीम ना करने की वजह से है। ऐसी ऐसी बेजोड़ शादियाँ की जाती हैं ख़ानदानों के अंदर कि जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जायदाद तकसीम ना हो, कारोबार तकसीम ना हो, बेजोड़ शादियाँ कर दी जाती हैं, ज़बरदस्ती घर के अंदर रखा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। याद रखिए अल्लाह का निज़ाम यही है कि ये जायदाद जो है ये तकसीम इसको होना है। आपको पता है विरासत के उसूल के अंदर ये है कि 3 नस्लों के बाद असल मालिक ख़त्म हो जाता है। सही। अगर उसको तकसीम किया जाए, लेकिन अगर नस्ल दर नस्ल आप तकसीम नहीं करेंगे तो फिर असल मालिक तो वही आपका दादा और उसका बाप और उसका वही रहेगा। जायदाद के चक्रों में हम अपने रिश्तों को पामाल करना शुरू कर रहे हैं। और फिर इसी मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से इसमें सारी बातें बहुत सारी खराबियाँ मौजूद हैं। इसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, रिश्तों की अहमियत के हवाले से और दुख सुख में एक दूसरे का साथ देने के हवाले से। यानी इस्लाम इसको सख्ती से मना नहीं कर रहा, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था एनकरेज करने का, एनकरेज करता है दीन के आप जो है ना सेपरेट फैमिली सिस्टम के ऊपर जाएं, आप मुश्तरका के ऊपर ना जाएं। अच्छा, मुश्तरका के ऊपर आप देखिए कि अगर आप फिर पहले हम बात करते हैं मीडिया की, कि मीडिया की जो इंपॉर्टेंस होती है ना किसी भी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मैं टीवी ड्रामे तकरीबन नहीं देखता, पिछले दिनों में एक वीडियो क्लिप देख रहा था जब मुख्तलिफ पाकिस्तान के टेलीविजन ड्रामों के क्लिप्स लगाए गए थे, और आप यकीन करें इतना दुख हुआ मुझे देख के हर ड्रामे के अंदर यही कुछ हो रहा था। देवर और भाभी का अफेयर चल रहा है, हत्ता कि एक ड्रामे में तो मुझे इतना दुख हुआ कि ससुर और बहू का अफेयर चल रहा है। तो ऐसे ड्रामों से, ऐसे मवाद से हमारे यूथ क्या मुझे नहीं पता कि ये सोसाइटल प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जा रहा है या लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, मुझे इसका नहीं पता। ये वो ड्रामा बनाने वाले और उसको पेश करने वाले बता सकते हैं,
लेकिन अगर इस सोसाइटी के अंदर लेट सपोज 1%, 2% या 5% घरों में अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई इशू है भी, तो उसको पूरी कौम के ऊपर मुसल्लत इस तरह नहीं करना चाहिए। अब पिछले दिनों की बात है, मैं वो उसके पास नाई की दुकान पे गया बाल कटवाने, तो टीवी चल रहा था, एक चैनल के ऊपर एक ड्रामा चल रहा था। अब यकीन कीजिए उस ड्रामे में एक स्टूडेंट और उसके फीमेल टीचर, उनका अफेयर चल रहा था। यानी उस्ताद और शागिर्द का जो एक मुकद्दस तरीन रिश्ता है घर से बाहर, बिल्कुल उसको भी पामाल किया जा रहा था उस ड्रामे के जरिए। यानी कि हमें अपने रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए और ऐसा मवाद नशर करके हम अपनी नौजवान नस्ल की क्या तरबियत कर रहे हैं, क्या सबक उनको दे रहे हैं, इस पे हमें सोचने की बड़ी ज़रूरत है। अनन साहब, एक सोशल मीडिया के हवाले से या डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो एक ग्लोबल विलेज हमारे जो है वो दुनिया कहलाई जाती है, तो इसमें हम ऑनलाइन तो सबके साथ हैं, सबके साथ बातें कर रहे हैं, सारे रिश्तों को एक इम्पॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं, उनकी अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में देखा जाए तो हमें अपने रिश्तों की वैल्यू का नहीं अंदाज़ा, उनकी अहमियत नहीं है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या उनको ज़हनी सुकून हासिल है या नहीं, ये हम नहीं जानते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया इस वक्त जिस तरह मैंने पहले बताया था कि तकरीबन 4.4 बिलियन यूज़र्स हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी फ्रेंड लिस्ट में मे भी 500 बंदे हों, लेकिन आपकी हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ 5 बंदे हों जो आपको जानते हो, जिससे आप कम्युनिकेट करते हो। ये एक अलमिया है, मैं इसको यही कहूँगा कि आपको बस कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का एक वो है कि आपको जितने ज़्यादा कनेक्शन मिल जाए वो चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली ये इसका नेबल बदल नहीं है जो आपका रियल रिलेशन है, जो फेस टू फेस रिलेशन है। दूसरा, सोशल मीडिया एक तरह से आपको मिसगाइड भी करता है। उसकी वजह ये है कि हम वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेट नहीं कर रहे, हम मे बी टेक्स्ट के ज़रिए कर रहे हैं या किसी और तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ पे परसेप्शन आ जाती है। देखिए, कोई भी आप कमेंट करते हैं, आप जब लिख रहे होते हैं तो आपके ज़हन में एक उसका अंदाज़ चल रहा होता है जिसके ज़रिए आप वो लिख रहे हैं। जी। पढ़ने वाला मे भी उसको उस तरह से इंटरप्रेट नहीं करता, और वहाँ पे आपकी सोशल मीडिया के ऊपर ही आपकी कमेंट्स के ऊपर फाइट चल रही होती है, कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही। ये एक लैग है ना, सोशल मीडिया को आप इसका नेबल बदल तो नहीं कर सकते कि हकीकी रिश्तों को कैसे लेके चलना है। जी। हमारी एक बड़ी अच्छी कहावत है कि रिश्ते ख़त्म करने के लिए एक बंदा सही बात बता नहीं पाता और दूसरा बंदा सही बात समझ नहीं पाता। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जब वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है, मेरा अंदाज़ भी आ रहा है, मेरी टोन, मेरा लबो लहजा, सब कुछ एक मानी जनरेट करता है। लेकिन अगर मैं इसको लिख के दूंगा तो अब इसकी मानी पढ़ने वाले के ऊपर है कि उसने उसको कैसे इंटरप्रेट करना है और उसको कैसे लेके चलना है, उसके लिहाज उसका मीनिंग होगा। अब अगेन वहाँ पे फिर आपकी डेफिनेशंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि मैंने कुछ कहा और एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन डेवलप होती है, जो कि बाद में एक बदगुमानी का फैक्टर भी जिसे हम कहते हैं वो डेवलप हो जाता है। तो सोशल, मैं तो इनकरेज नहीं करता कि आपकी जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन के अंदर, ताकि हमारे रिश्ते जो हैं वो भी उनको भी हम समझ सकें, उनको भी टाइम दे सके। जी डॉक्टर वजीहा साहब, आप क्या कहती हैं कि अगर ज़हनी सुकून की बात की जाए तो कैसे रिश्तों को मैनेज करें कि ज़हनी सुकून हमें हासिल हो? ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए बहुत हद तक हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि वही रिश्ते जो बाइस रहमत होते हैं हम उनको बाइस ज़हमत बना लेते हैं गलत हैंडल करके। तो कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात करें या अंडरस्टैंडिंग की, EQ की ही बात करें कि आप दूसरे की तकलीफ़ को और एहसास की जो बात करें वो तभी समझ सकते हैं जब आप दूसरे की जगह पर रख के ख़ुद को रखें। वो जब तक आप अपनी कंडीशन से जोड़ेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आप दूसरे को नहीं समझ सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरे को एम्पैथेटिक होकर और उसकी कंडीशन को उसके तरीके से समझें। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करके, हम अक्सर गुस्से में बहुत सारी बातें करते हैं, हमें किसी कोई बात बुरी लगी, गुस्सा आया, हम फ़ौरन से इसको कम्युनिकेट कर देते हैं, तो वो बात इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम बना देते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है कि हम उस दायरे को पहले मेंटेन करें, बैलेंस वाले, और फिर अगले के साथ बात करें। उसी से दूसरा आपकी बात को समझेगा और उसको अपनी गलती का भी एहसास होगा। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा बहुत सारे रिलेशंस आ जाते हैं, जैसे भी बात भी हो रही थी, पेरेंट्स का रिलेशन सबसे पहले होता है। वो रिलेशंस को कैसे लेके चल रहे हैं, बच्चा वही चीज़ पिक करेगा। या घर के अंदर जो बड़े हैं, बड़ों का रोल
टाइम के साथ साथ शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक चेंज नहीं, शिफ्ट होना, ट्रांसफॉर्म होना। नेचुरल सी बात है, अगर वो चेंज ही हो जाएगा तो फिर बड़ों की वो वैल्यू तो नहीं रही, जो वो पीछे से चीज़ें आ रही हैं हिस्ट्री से, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होंगी। तो बड़ों का उन अहमियत देना, छोटों की बात को समझना, और जो दकियानूसी हमारी चल रही होती हैं चीज़ें, थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड है, बट उनको हम एक पॉइंट पे ब्रेक करना होता है, क्योंकि अगर हम उनको ब्रेक नहीं करेंगे तो रिश्ते ब्रेक हो जाएंगे। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी बात से रिश्ता टूट रहा है, वहाँ पे अपनी बात को थोड़ा धीमा कर लें और बैकअप को झुका लें थोड़ा सा। एग्जैक्टली, झुकाव बहुत मैटर करता है, लेकिन हमारी बात, हम अपनी बात को कन्वे करना ज़्यादा अहमियत देते हैं, उस रिश्ते को अहमियत नहीं दे रहे होते। तो रिश्तों को अहमियत देना बातों के साथ साथ भी बड़ा ज़रूरी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और यकीनन नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई होगी, रिश्तों की जहाँ तक बात करें तो हर रिश्ते के अंदर इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, हर रिश्तों को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है, और बाज़ दफ़ा बाज़ टाइम हमें झुक भी जाना चाहिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए। अपने इज़्ज़त जो है वो रिश्तों को देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इज़्ज़त लेना चाहते हैं तो दूसरे भी चाहेंगे कि उसको इज़्ज़त दी जाए। तो रिश्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, माँ बाप हो, मियाँ बीवी हो, बहन भाई हो, कज़न्स हो, कोलीग्स हों, ऑफिस के कोई भी रिश्ते हों, सब रिश्तों को इक्वली लेके चले। उनकी जो उनकी लिमिटेशन है, जो उनकी स्टेजेस हैं, उसी पे उनको रखें, हर एक को उनकी वैल्यू देनी चाहिए। तो अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत लेकर, कुछ मुख्तलिफ मेहमानों के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।